अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान में। हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। मौसम ठंडा ठंडा सा है, पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी और आइंदा 24 घंटों में कुछ ऐसी ही पेशगोई की गई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं बिलखुसूस कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बीच चंद ऐसे इलाके जहां तेज़ हवाएं भी चलेंगी, गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। जो मनाज़िर बर्फबारी की हैं, लेकिन हम बात बारिश की भी कर रहे हैं। और बारिश के साथ साथ जो बर्फ हम देख रहे हैं शुएब, ये देख के लग रहा है कि सर्दियां सही वाली आ गई हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो गया ऐसे लग रहा है, हालांकि दिसंबर में भी टाइम है, अभी हम नवंबर में, थोड़ा सा टाइम बाकी है। लेकिन लेट्स सी आने वाले दिनों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बर्फबारी, तो ज़ाहिर है लोग ट्राई भी करते हैं। जो पहली बर्फ़ जब पड़ती है कहीं पर भी नया बाय आपके किसी इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, आप कोशिश करते हैं वहाँ जाने की, बट हम उसके लिए लास्ट ईयर जो सिचुएशन बनी बिलखुसूस मरी का अफसोसनाक वाक़या, इसलिए इस बार चीज़ें बड़ी प्लानिंग के साथ लेकर चलनी चाहिए भी। आपको ट्रिप बड़े सोच समझ के प्लान करने चाहिए, और है ना? इंतजामिया के साथ ताउन करना चाहिए। जब वो कहते हैं कि अब ना आएँ या इन आवर्स में ना जाएं, तो उन आवर्स में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। और बिलखुसूस अगर मरी की बात करें या ऐसे स्पॉट्स की बात करें जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट चले जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इंतजामिया के साथ प्लीज़ ताउन किया जाए। इंतजामिया के साथ भी ताउन करें और अपने घर वालों के साथ भी। अगर आपके घर वाले आपको कह भी रहे हैं कि आपने जाना है, तो आपने तब तक नहीं जाना जब तक फोरकास्ट क्लियर ना हो, जब तक इंतजामिया ना कहे। तो ये तो होगी मौसम की बात। क्विक लाइनअप ले लेते हैं, देख लेते हैं आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जैक्टली आज हम ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP27 की बात करेंगे। दो रोज़ाई कॉन्फ्रेंस, किस तरह से पाकिस्तान ने अपना मुकदमा लड़ा, जो प्लान्स पेश किए गए पाकिस्तान की तरफ से, और इसके साथ साथ जो आलमी बरादरी ने पाकिस्तान का साथ दिया है। जिस तरीके से हम डेट रिलीफ की बात करें, जिस तरह सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने G20 ममालिक से अपील की कि वो पाकिस्तान को सैलाब के बाद की जो तामीर नौ है और बहाली है, इसकी कोशिशों में मदद के लिए पेश रहें, सपोर्ट करें। ये मुतालिबा उनका बड़ा अहम मुतालिबा, आज हम इसकी बात भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ और मौज़ूआत भी हैं जो कि आज सुबह पाकिस्तान में बिल्कुल आज हमारे साथ होंगी कौमी चैंपियन, डस्का से उनका ताल्लुक है, मैच रेसलर हैं शानजा रियासत हमारे साथ होंगी। 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी हैं, तो उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने इस जीत को मुमकिन बनाया। और पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है एजाज़ की बात है, एक और मेडल आ गया जनाब। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसे बच्चे, उनकी कंट्रीब्यूशन या उनकी सक्सेस आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो एक और कहानी हमारे पास होगी, वो है 13 साला आमिर की कहानी। कैसे एशियन टेनिस चैंपियनशिप अंडर 14 में गए, ब्रॉन्ज मेडल भी लिया, गोल्ड मेडल भी लिया। तो इनकी रूटीन क्या होती है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, और ये जो हमारे अहद के बच्चे इतने तेज़ माशाल्लाह होते चले जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, एजाज़ की बात पाकिस्तान के लिए। इनसे भी आज आपकी मुलाकात कराएंगे। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए जनाब, मेडल काम हो गया, मेडल हो गया काम, है ना। और इसके बाद हम जनाब एक और बड़ी अच्छी चीज़ डिस्कस करेंगे। हम 1 यूनिट बिजली में 200 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, कैसे चलती है ये हम डिस्कवर करेंगे। गाड़ी है ये वाली गाड़ी, ये है जनाब मिनी इलेक्ट्रिक कार। टायरों पे नहीं जाना, टायर छोटे छोटे क्यूट से हैं। मेरा ख्याल है ये ज्यादा भागने के लिए होगी ना, कि मुश्किल रास्तों पे भी भागे। एक बंदा तो बैठ के ऑफिस से घर से ऑफिस जा ही सकता है, लेकिन 200 किलोमीटर 1 यूनिट में बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ आज होंगे टीम इनोवेशन के लीडर तलहा सयाल, उनके 2 टीम मेंबर्स भी होंगे, शिजा इस्लाम और अब्दुल मतीन। तो उनसे पूछेंगे कि ये कार उन्होंने आखिर कैसे बनाई, कितनी कॉस्ट आई, और इसकी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। और 1 यूनिट में 200 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इसी टीम ने एक और गाड़ी आई रिमेंबर बनाई थी, और वो 18 रुपए में, यानी कराची से हैदराबाद का सफर 18 रुपए में उसने तय किया था। तो अब जरा पूछेंगे कि इस गाड़ी के बनाने में कितना खर्च आया। चले, चूंकि हमने COP27 की बात जरा डिटेल में करें, लेकिन उस पर बात करने से पहले सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 553वें जन्मदिन की तकरीबात की बात कर लेते हैं। और उसके लिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान आ रहे हैं, भारत से भी सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे। अच्छा, फ्राइडे को व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू वाकेंड, तो रास्ते में मैंने देखा कि बहुत सी कोस्टर्स, उसमें सिख यात्रियों को बड़ी सिक्योरिटी के साथ जो है वो लेकर जा रहे थे। फॉर श्योर हसन अब्दाल की तरफ लेकर जा रहे होंगे, चूंकि ज़रा वहाँ पर भी गुरुद्वारा पंजा साहब है। तो ऐसे बहुत से मकामात, उनके मुक़द्दस मकामात जहाँ पर लेकर जाते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान अपने रिलीजियस टूरिज्म पे कितना ज़्यादा फोकस्ड है, और हम कितने प्यार से, कितने एहतियात से और सिक्योरिटी के साथ लेकर आते हैं। और सिर्फ उन्हें मुक़द्दस मकामात की सैर नहीं करानी, वहाँ तक पहुँचाना नहीं, बल्कि आस पास जो इलाका है वो भी दिखाना है। कितना खूबसूरत है पाकिस्तान, हम मेहमान नवाजी दिखाते हैं। हमारी मेहमान
मेहमान नवाजी के तो वैसे ही सिख यात्री बड़े मोतरफ होते हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं बहुत सा प्यार और मोहब्बतें लेके जाते हैं। तो हमारे पास एक रिपोर्ट है छोटी सी, वो दिखाते हैं और कि इस शेखुपुरा में कैसे वो अपने मुक़द्दस मकामात के लिए पहुंचे हैं, वहां पर क्या गहमा गहमी है, दिखाते हैं आपको। नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए हिंदुस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक से आए हुए 4000 से ज्यादा सिख यात्री जब गुरुद्वारा सुच्चा सौदा पहुंचे तो जिले इंतजामिया की जानब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट, खाने पीने और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। गुरुद्वारा सुच्चा सौदा में सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की और पाकिस्तान में गुरुद्वारों की देखभाल और उनके शानदार इस्तकबाल पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत जी, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੋਰੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਂਗੇ। सिख यात्री गुरुद्वारा सुच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद ननकाना साहब चले गए, जहां वो अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के आखिरी रोज की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सिख यात्रियों ने किस तरह अपने जो उनका मजहबी फरीज़ा था वो अदा किया है। तो अब बात कर लेते हैं COP27 की, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की, जो इस बार हो रही है। और पाकिस्तान ज़्यादा इस वक्त अंडर डिस्कशन इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान में जो तबाही है वो दुनिया के सामने है, और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस खुद पाकिस्तान आके दौरा भी कर चुके हैं। तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस थी क्या, इस बार क्या हुआ, तो एक रिपोर्ट है, देख लें कि COP27 एग्जैक्टली है क्या, इस बार हुआ क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ COP27 देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत फैसला साजी का सबसे बड़ा इदारा है, जो मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तमाई कोशिशों का जायजा लेने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सालाना बुनियादों पर इजलास मुनक्किद करता है। शर्म अल शेख में होने वाली कॉन्फ्रेंस COP27 में 100 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान हुकूमत और मुमलिकत शरीक हैं। कुराए अर्ज को मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से महफूज बनाना कॉन्फ्रेंस का अहम फोकस है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ COP27 सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास की इफ्तिताही तकरीब में तमाम सरबराहान मुमलिकत का ग्रुप फोटो लिया गया। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की सूरत में अक़वाम आलम को एक बड़े चैलेंज का सामना है, जिससे निपटने के लिए हमें तरजीही और फौरी अमली इक़दामात करना होंगे। This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. It is the defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today's conflicts are linked with growing climate chaos. कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। We have a credibility problem, but we also have the ability to address it. And if anyone doubts that we can summon the political will to do what is necessary and to save our future, always remember that political will is itself a renewable resource. समिट के इफ्तिताही सेशन में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इनसे पैदा होने वाले मसाइल पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। Atmospheric levels of greenhouse gases reach new record highs every year. Atmospheric concentration of CO2 has risen to 416 parts per million today. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुमालिक में शामिल है, जबकि आलमी कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। रमासाल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया, वहीं ये कुदरती आफत पाकिस्तान में गजाई इजनास की पैदावार में कमी और वबाई अमराज के फैलाव के इजाफे का बाइस भी बनी। COP27 सरबराह इजलास का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के मौकिफ को उजागर करने में अहम साबित होगा।
تو تمام نگاہیں ہیں مصر کی جانب موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق عالمی کانفرنس ہے جس کی ہم بات کریں 100 سے زائد ملکوں کے سربراہان یہاں پر موجود ہیں. ان کی موجودگی سیریسنس کو ظاہر کرتی ہے جس طرح اس رپورٹ میں بھی دکھایا ہم نے. اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی, بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ مقدمہ لڑ رہے ہیں پورے خطے کا. اس سمٹ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو گلوبل لیول پر ہم دیکھتے ہیں درجہ حرارت میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی لانی ہے اور گرین انرجی کو یقینی بنانا ہے, یہ وہ اہم معاملہ جس کو ہم انشور کرنا چاہتے ہیں. اور موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہونے والے ممالک کی جو مالی مدد ہے اس کے لیے فنڈز کی فراہمی, فنڈز کا موجود ہونا, یہ وہ بات ہے جس پر زیادہ سے زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ انتونیو گوتریس نے بھی کہا G20 ممالک سے اور ایون خطے کے ممالک سے بھی اور فار شور گلوبل لیول پر بھی کہ پاکستان کو اس وقت سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل شعیب, سپورٹ کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک میوچل فنڈ بھی جیسے آپ نے کہا قائم کیا جا رہا ہے. پاکستان اور یورپی یونین نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ جو لاہ عمل ہے وہ اپنانے پہ اس بار اتفاق کیا ہے. غور کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا پلان آف ایکشن ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو, سب اس پہ عمل کر سکیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یورپی یونین کے صدر چارلس مائیکل اور کمشنر کی ملاقات بھی ہوئی ہے. جو سائیڈ لائن ملاقاتیں تھیں یہ بھی بڑی اہم ہیں, بہت سے اہم معاملات زیر غور آئے ہیں, بہت سے اہم معاملات پہ بات ہوئی ہے. تو یہ جو انڈر ڈسکشن رہی چیزیں اس میں پاکستان کا مقدمہ تو جیسے آپ نے کہا بالکل تھا. اس کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ملک آج جن چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ماحولیات کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کلائمیٹ چینج ہمیں بری طرح امپیکٹ کر رہا ہے پوری دنیا کو اور اسپیسیفکلی پاکستان کو, تو آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ ہمیں اور زیادہ بھگتنا پڑے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھی ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی. بڑی اہم پریس کانفرنس ہے وہ, اس پہ ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, آئیے مل کر ذرا دیکھتے ہیں. رپورٹ ہم بالکل سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ COP27 کانفرنس کے موقع پر قائم پاکستانی پویلین کا دورہ کیا. عالمی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان کبھی نہیں بھولتا اور ان کا دورہ پاکستان ایک ایسا ہی لمحہ تھا. انہوں نے عالمی برادری, G20 ملکوں اور عالمی مالیاتی اداروں پر زور دیا کہ پاکستان کو بڑے پیمانے پر امداد کی ضرورت ہے. My appeal to the international financial institutions and to the G20. Pakistan deserves massive support directly from the international community. Pakistan deserves loss and damage to be considered as a reality. It is important to review the way the international financial system works in order for Pakistan to have access to effective debt relief and to have access to the concessional funding that is necessary for the levels of reconstruction and rehabilitation that are huge. انتونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوا ہے مگر اسے ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے وہ مدد نہیں دی گئی جس کی ضرورت ہے. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ COP27 کانفرنس اس حوالے سے واضح روڈ میپ تیار کرے گی. Kind of massive support that is needed for the rehabilitation, the reconstruction of the areas impacted by these tragic events. But more needs to be done. If there is any doubt about loss and damage, go to Pakistan. And this COP needs to recognize it and needs to define a roadmap, a clear roadmap to deal with it, and including the creation of an institutional framework, including financing, in order to address the problems of loss and damage. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے پاکستانی پویلین کے دورے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پاکستانی قوم کو پیغام دیا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے. Secretary General, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. Women and children are still looking to us to protect their basic needs, while entire villages are seeking to secure a precarious future, with all of us such recovery hinging on a flow of resources that we are unable to guarantee. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والی شدید بارشوں اور سیلاب سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا مگر سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے دورے اور ہمدردی بھرے بیانات سے پاکستانی قوم کے حوصلے بلند ہوئے. Have calculated loss and damage at
$30 billion. The efforts you and your team have made, but as you know, Secretary General, there is still a long way to go in sheltering and feeding millions of people. At the broader level, we seek to add loss and damage to the climate agenda, and we hope that all countries come to the COP27 meetings in the spirit you so ably championed as climate justice for all. दोनों रहनुमाओं के दौरे के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन कॉन्फ्रेंस के शुराका, आलमी मीडिया और हुकाम से खचाखच भरा हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस की तरफ से इस अहम रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, जिस पे हम डेली बेसिस पर एक जुमला ज़रूर या तो कहते हैं या सुनते हैं कि जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान लेस देन 1% ऑफ द कंट्रीब्यूटर है कार्बन एमिशंस में। लेकिन जब हम बात करें कि इफेक्ट हम कितना हो रहे हैं तो हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो इफेक्टीज़ में है, इफेक्टीज़ ममालिक में, एंड देन अंडर डेवलप्ड नेशंस। अब जब उनकी बात करें, डेवलपिंग नेशंस की बात करें, तो ज़ाहिर है हम देखते हैं डेवलप्ड नेशंस की तरफ, हम देखते हैं उन ताकतों की तरफ जो कि ज़्यादा सपोर्ट कर सकती हैं, जिनको ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, फ़र्ज़ समझ कर करनी चाहिए। और एक और रिपोर्ट भी सलमा जो कि सामने आई कल के रवां सदी के आखिर में पाकिस्तान नाकाबिले हद तक गर्म हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और अगली सदी के वस्त तक मज़ीद हम इसको बढ़ता हुआ देखेंगे। इसका कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा हमारे इकोसिस्टम पर, आज हम इसकी भी बात करते हैं। चंद सालों से पाकिस्तान ज़्यादा तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? हम ड्रॉट भी देखते हैं, हम टिड्डी दल का हमला भी देखते हैं, हम इन्हें खुशहाली भी देख रहे हैं, हम फ्लड्स भी देख रहे हैं। तो इस सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। वी हैव विद अस आवर गेस्ट साबिक डीजी हैं एनवायरनमेंट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आज हम इसी पर मज़ीद बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या। साबिक डीजी एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मोहम्मद इरफान तारिक साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। COP27 पाकिस्तान मरकज़ निगाह, लेकिन ये पहली बार तो नहीं, ना ये कॉन्फ्रेंस पहली बार है और ना पाकिस्तान मरकज़ निगाह पहली बार है। माजी में क्या होता है, अगर आप इस वक्त अहाता कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉप, जिस तरह आपको पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये 27वीं कॉन्फ्रेंस है और ये 1992 के बाद से जब ये क्लाइमेट चेंज पे कन्वेंशन हुआ उसके बाद से मुसलसल हर साल हो रही है। राइट। और पाकिस्तान का इसमें हमेशा से रोल बहुत पॉजिटिव रहा। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने बहुत शुरू में रियलाइज़ किया कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है और वो मुतासरीन ममालिक में शामिल है। और इस वक्त जो G77 को भी पाकिस्तान चेयर कर रहा है, जो 135 ममालिक हैं, और उन सिर्फ इस वजह से, और हमारा हमेशा से स्टांस ये रहा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके ऊपर बहुत इम्पेक्ट आ रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे, जो लिस्ट बनती है कि कौन कौन से ममालिक मुतासर हो रहे हैं, इसमें गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान हर साल उस लिस्ट के अंदर आ रहा है। इससे बड़ा एविडेंस और क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर इस मौसमियाती तब्दीली का बहुत मनफी असर है। सर, 20 सालों से अगर हम अंडर लिस्ट हैं तो हमने क्या कोई चेंजेस लाई हैं लाइफस्टाइल में, अपने रहन सहन में, तौर तरीकों में, या कोई ऐसी प्लानिंग्स की हैं कि हम उस डैमेज को कम कर सकें जो हर साल हो रहा है? जी देखें, ये एक बहुत ज़रूरी, हम 22 करोड़ की आबादी हैं और इसमें ये करने का काम हुकूमत इसको लीड कर रही है, और ये एक आम आदमी से लेके ऊपर हर इदारे तक का काम है। इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए काम होना चाहिए, इसमें एग्रीकल्चर के लिए काम हो रहा है, इसमें टाउन प्लानिंग के लिए काम हो रहा है, एनर्जी के लिए काम हो रहा है। इसमें आप खुद देख लीजिए कि इस वक्त अगर ग्रीन एनर्जी की बात की जाए तो पाकिस्तान जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी में जा रहा है, बहुत बड़े तरीके से जा रहा है। अगर आप ट्रांसपोर्ट पे देखें तो आप देख रहे हैं कि ये मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में देखें तो हमें पता है कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इस टेम्परेचर की वजह से कम हो जाएगी। तो हम मुसलसल उस किस्म की वैरायटीज़ जो कि हीट को रेजिस्टेंट हो, इस गर्मी के मौसम में हो सकें और कम पानी में हो सकें, वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, इसके लिए हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, और इसके लिए हमारी कैपेसिटीज़, हमारे इदारों की उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और यही मुकदमा हम जो इस वक्त कॉप है, जिसको कॉप फॉर एक्शन कह रहे हैं,
उसमें हम लेके जा रहे हैं कि हम कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ कहीं कहीं हमारी ज़रूरियात भी शायद इससे जुड़ी हुई है। लेट्स सपोज अगर हम बहुत सी इनोवेशंस की बात करते हैं, हम बिजली की तरफ आ जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल कि हमें बिजली बनाने के लिए अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाना है ताकि कॉस्ट कम आए। हम कोल से जब बिजली प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। तो बहुत सी चीज़ों में हमारी ऐसी डिपेंडेंस है कि वो अल्टीमेटली हमारे माहौल को पोल्यूट कर रही है। हमें कहीं से कॉस्ट बचानी है, जब हम कॉस्ट बचाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे माहौल के लिए डैमेजिंग होता है। ऐसे कौन से प्लान्स हो सकते हैं कि हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हम अपने माहौल को भी साफ रखें, हम अपनी कॉस्ट भी बचा सकें? जी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, क्लाइमेट चेंज, ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये हम जैसे ममालिक की वजह से नहीं है। ये हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तरक्की याफ्ता ममालिक की है जिन्होंने इतनी कार्बन एमिशंस की कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो बर्बाद हो गया। हम जिस तरह कहते हैं हर डिज़ास्टर में एक अपॉर्चुनिटी होती है, हम उस अपॉर्चुनिटी, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके, और जिस तरह भी आपने कहा रिन्यूएबल्स पे हम सोलर में जा रहे हैं, हम विंड एनर्जी में जा रहे हैं। हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है विंड में भी और सोलर में भी, और हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। उसको और स्केल अप करने की ज़रूरत है। आप देखते हैं, अभी आप देखें शहरों में, देहातों में कितने लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। इसी तरह से जैसा मैंने जिक्र किया एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट, ये एक ज़रूरत है और हमें इसको अपनाना चाहिए। और जिसको कहते हैं होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ, ये सिर्फ सरकार का काम, मैं फिर से स्ट्रेस करूंगा, सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हम सबको इकट्ठे मिलके इसको आगे लेके चलना। बिल्कुल ठीक है सर। एट ए लार्जर पिक्चर जब हम देखते हैं, चूँकि ज़रा एक जुमला हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन में तो बहुत पीछे है बट इफेक्टिव में बहुत आगे है। रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से मुल्क हैं, बड़े कल्प्रिट्स कौन हैं? तो देखिए, ये तो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस कन्वेंशन के बेसिस पे ये हो रही है, उसमें ये डिफाइंड है। उसमें तरक्की याफ्ता ममालिक, वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर आप नाम लें तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे ममालिक उसमें आते हैं। उनको इस कन्वेंशन की ज़बान में Annex 1 कहते हैं। अच्छा। और जो हम जैसे ममालिक, जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिन्होंने भी आगे बढ़ना है, जिन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, वो नॉन Annex 1 कहलाते हैं। तो ये एक डिवीज़न इस कन्वेंशन में ये अग्रीड है, ये सब ने इसके ऊपर इत्तफाक किया हुआ है। और ये भी इत्तफाक किया हुआ है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे। जिस तरह यानी तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को सपोर्ट करेंगे, ये उसमें लिखा गया, कहा गया। बिल्कुल करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक बिग गैप, ह्यूज गैप है इसमें। कहने में और करने में ह्यूज गैप आ गया। बिल्कुल सर, लेकिन देखें फॉर एग्जांपल अब शहबाज शरीफ साहब वहां पर हैं, हमारे मिनिस्टर्स वहां पर हैं, हम मुकदमा लड़ रहे हैं और हमें अब तो मुकदमा लड़ने के लिए कोई पेपर नहीं चाहिए। हालात नहीं बता दिए कि पाकिस्तान में बिलखुसूस 2022 में क्या हुआ है, जून के बाद क्या हालात हुए हैं। ऐसे में जो तरक्की याफ्ता ममालिक वहां पर आते हैं, सर वो क्या करते हैं फिर वहां पर आकर? क्या वो देखते नहीं है कि हो क्या रहा है? जी बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि इस साल गर्मियों के मौसम में यूरोप में भी हीट वेव आई, और अब अगर आप कहें ना, सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब तरक्की याफ्ता ममालिक से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है ये उनकी वजह से हुई है, और वो अपनी हुकूमतों पे स्ट्रेस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि आप इसको, क्योंकि अब ये जो दहाई है इसको कह रहे हैं कि ये एक्शन की दहाई है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो फिर ये सबके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको रिवर्स करना। सर, जैसे आप यूरोप की बात कर रहे हैं, इसी तरह कराची में हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि कराची में जितनी हीट वेव्स आती हैं वहाँ पे कितने लोग इफेक्ट होते हैं। फिर जब हम एशिया की, यूरोप की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ अफ्रीका में हम देखते हैं, कीनिया में रिपोर्ट देख रही थी कि वहाँ पे इतना कहत और खुश्क साली है कि जानवर सड़कों पर मरे हुए पड़े हुए हैं। और सफारी जो कि बड़ा मशहूर था, वहाँ पर हम देखते हैं कि जानवरों की लाशें जगह जगह पर पड़ी हुई, उसकी बाकायदा फुटेजेस आ रही हैं कि वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है जो पूरी दुनिया को इस वक्त इफेक्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हालात कदरे मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जो तबाही इस बार हुई है, इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई थी इतने बड़े रकबे पे।
اس سب سے بچنے کے لیے جیسے ہم پلانز کی بات کرتے ہیں, پلان آف ایکشن کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی یو این میں پاکستان نے آواز اٹھائی اور اس کے بعد ہم نے ہمیشہ کہا کہ کوئی ایسا پلان آف ایکشن ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو, سب اس پہ عمل کر سکے. اب اس پلان آف ایکشن میں میوچل فنڈ بھی آ جاتا ہے, بالکل اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کرے, وہ بھی آ جاتا ہے. انڈیویجول لیول پہ آپ نے کہا ایفرٹس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اور کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جن پہ ہمیں سوچنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے گلوبلی؟ دیکھیے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی ہمارے ہر اکنامک سیکٹر کو امپیکٹ کر رہی ہے. جس طرح ابھی گزارش کی, ایگریکلچر میں ہم ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے, انڈسٹری کو, ٹرانسپورٹ کو, ہر چیز پہ امپیکٹ کر رہی ہے. تو اور مزے کی چیز یہ کہ ہم بیٹھے نہیں ہوئے, ہم نے ایک پالیسی اپنے لیے مرتب کی ہے جس میں یہ تمام سیکٹرز ان کے لیے بڑی اسپیسیفک ریکمنڈیشنز ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب جس طرح یہ بات ہوئی کہ ڈیکیڈ آف ایکشن ہے, ہمیں ان ریکمنڈیشنز پہ ایکشن لینا چاہیے. اپنے اداروں میں وہ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ایسے فصلیں اگا سکیں زراعت میں جو کہ اس موسمیاتی تغیر میں پنپ سکتی ہیں. ہمیں ایسے ٹرانسپورٹ لے کر آنی چاہیے جس کی ایمیشنز کم ہوں. تو میرا خیال ہے مزے کی چیز اور کتھک کلامی کی معذرت, لیکن چونکہ ذرا ایمیشنز کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ کر بھی رہے ہیں. میں کل ہی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں الیکٹرک وہیکلز یعنی الیکٹرک بسز متعارف کرائی گئی ہیں, آزمائشی طور پر ہی صحیح لیکن اس سے روٹ پہ چلائے گئے. تو یہ کچھ سٹیپس جو ہم لے رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ای وی ایم کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. بالکل بے شک. دیکھیے کراچی میں الیکٹرک وہیکل بسز ابھی چلی ہیں, اور یہ بی آر ٹی کا جو دنیا کا پہلا بس سسٹم ہے جو میتھین گیس پہ چل رہا ہے, اور وہ پاکستان. تو یہ پاکستان اس میں کر ضرور رہا ہے جتنا کچھ ہمارے اپنے بس میں. ہم تو سر ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ باقی ملکوں کو کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ آپ کی بالکل بہت اچھی آبزرویشن ہے, پاکستان کئی چیزوں میں لیڈ کر رہا ہے اور ان کو بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور دنیا کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ سر. لیکن میں پھر وہیں پر آؤں گا, چونکہ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ای وی ایم کی طرف بھی جا رہے ہیں, ایمیشنز ویسے بھی کم اور کم کرتے چلے جا رہے ہیں, ایگزامپل سیٹ کریں. لیکن ترقی یافتہ ممالک کے جہاں پر کاربن ایمیشنز زیادہ ہیں وہاں سے ہمیں کتنی سیریسنس نظر آ رہی ہے. صرف کسی سمٹ کا حصہ بن جانا یا ایک جملہ ادا کر دینا تو کافی نہیں ہے. جب تک ہمیں وہاں پر پالیسی چینج نظر نہ آئے, جب سڑکوں پر ای وی ایم نظر نہ آئے, ہو رہا ہوگا ظاہر ہے وہاں پر بھی, لیکن اس لیول پر نہیں ہو رہا جس لیول پر ہونا چاہیے. وہ سیریسنس کہاں ہے ان کی؟ دیکھیے یہ ایک اس میں پھر ایک بہت بڑی ایک اگر میں کہوں گلوبل پالیٹکس بھی اس میں انگیج ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گیا تھا. اب جو نئی ایڈمنسٹریشن ان کی آئی ہے وہ واپس اس میں آئے ہیں. جی اب ان کا نکل جانا, ایک ایسے ملک کا نکل جانا جو کہ ایمیشنز میں نمبر 1 یا نمبر 2 ہے, اور وہ کہیں کہ جی ہم یہ نہیں کرنے کے لیے تیار, تو آپ کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے. یہ پورا میکنزم جو ملٹی لیٹرل میکنزم ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ چلتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب وہاں پر بھی ریئلائزیشن. آپ نے دیکھا کیلیفورنیا میں فارسٹ فائرز ہوئیں, برازیل میں کب فارسٹ فائرز ہوئیں, پورے یورپ میں ہیٹ ویو سے لوگ بالکل تڑپ اٹھے. تو اب وہاں پر ایک عام آدمی کے اوپر جیسا ہمارے عام آدمی پہ فرق پڑ رہا ہے اس طرح وہاں پر بھی فرق پڑ رہا ہے. اور فارسٹ فائرز نہ صرف وہاں پہ ہوئی, ہمارے چلغوزے کتنے قیمتی جنگلات جل گئے تھے ریسنٹلی, جو بلوچستان میں ہمارے آگ لگی تھی. سر ہم بات کر رہے ہیں ابھی کہ وہ ممالک جیسے امریکہ کا آپ نے خود کہا کہ وہ ایگریمنٹ سے نکل گئے تھے, واپس آئے. آر دے باؤنڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان ایوری کانفرنس جو انوائرمنٹ پہ ہوتی ہے, جیسے پیرس میں ہوئی, جیسے بھی COP27 ہو رہی ہے, وہ کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں انکلوڈنگ امریکہ, اور پھر اس کے بعد جو رولز بنتے ہیں, جو بھی وہاں پہ لیجسلیشن ہوتی ہے, کیا اس پہ عمل درآمد کے پابند ہوتے ہیں وہ ممالک یا ان کو پابند کیا جاتا ہے؟ دیکھیے ملٹی لیٹرل پروسیس ایک تو کنسنسس پہ چلتا ہے, اور اس میں پھر آپ کے کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ نے کہا ایک ایز اے پارٹی ایک ملک نے کہا کہ ہم ایک ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں, اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ عمل جتنا اس میں لکھا گیا ہے اور یہ لکھا جانا کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم کسی نے لکھ دیا. یہ گزشتہ 27 سالوں سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ممالک اس پہ ایگری کرتے ہیں. جس طرح آپ نے فنڈ کی بات کی, فنڈ پہ سب نے ایگری کیا کہ وہ $100 بلین سالانہ دیں گے, پر انہوں نے نہیں دیا ابھی تک. اور یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے امداد تھی جو کہ جن کے اوپر یہ امپیکٹس آ رہے ہیں. تو یہ تو اب ہم نے ان کو فورس کرنا ہے, ہم نے اپنا کیس آگے پلیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی,
उस कमिटमेंट को आप पूरा कीजिए। और आप देखिए कि यूएन सेक्रेटरी जनरल का गुज़श्ता 2-3 साल में के अंदर अंदर पाकिस्तान में 2-3 दफ़ा आना, इससे ज़्यादा सीरियसनेस और पाकिस्तान का इम्पैक्ट किस तरह हाईलाइट हो सकेगा। मेरा ख्याल है ये टाइम है जिसमें हम पाकिस्तान को शोकेस करें और हाईलाइट करें कि ये क्लाइमेट चेंज की एक फ्रंट लाइन पे है, और अगर हमने अपनी 22 करोड़ आबादी को आगे लेके चलना है, उनकी तरक्की हमें अजीज़ है, तो इस चीज़ को हमें बहुत तेज़ी के साथ और बड़ा फोर्सफुल लेके चलना चाहिए कि हमारी ये सब कुछ हमारी वजह से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हो रहा है उसको आगे आना चाहिए। और इन लोगों को जो कि इंतहाई गरीब, आप देखें कि सैलाब का पानी कई जगह पे अभी भी रुका हुआ है, हमारे सूबे सिंध के कई इलाकों में वो लोगों सेवन में 5-5 फुट पानी से कल बता रहे थे हमें हमारे गेस्ट। और वहाँ पे अब देखें वो ज़राअत पेशा सारी वो है, वो क्या करेंगे अब? उनका ये सीज़न भी निकल गया, तो वो उनके लिए इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो कुछ अपने रिसोर्सेज से कर सकता है बहुत, और ना काफी रिसोर्सेज हैं हमारे, ना काफी और रिसोर्सेज, जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है वो ना काफी है। देयर इज अ ह्यूज गैप, जितना पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है, जितना पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है और जितना पाकिस्तान को मिला है, इस दरमियान एक बहुत बड़ा खलाय जिसे पुर करना है, जिसके लिए कोशिश गवर्नमेंट कर रही है। जरा COP27 में भी जिस तरह से मुकदमा शहबाज शरीफ साहब ने लड़ा, लेकिन सर ये जो हम बात करते हैं डेट रीस्केड्यूलिंग की, जरा ये बड़ा अहम होता है। एंटोनियो गुतेरेस ने भी ज़रा यही मुतालबा किया कि पाकिस्तान के मामले में ये होना चाहिए, डेट रीस्केड्यूलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारे पास फंड्स आएंगे वो तो एक मामला, और चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पे कर्ज है, पाकिस्तान ने वो अदा भी करना है, अगर उसमें रीशेड्यूलिंग हो जाती तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस। ये कितना इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए तो ये इंतहाई मौसर और इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें देखें, हमने कई मुल्कों के कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पैसे जिनसे हमने लिए हैं अपनी तरक्की के लिए, हमने उनको वापस करें। हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि आप इसको हमें थोड़ा सा टाइम दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके हमने जो पैसे आपको देने हैं, हम उसको नेचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम अपने जंगलात को बढ़ा रहे हैं और अपने वाटरवेज को साफ कर रहे हैं। जो वो पैसा जो आपको था वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये नेचुरल कैपिटल ये पूरी दुनिया के लिए होगा। जब जो दरख्त यहाँ पर लगेंगे वो पूरी दुनिया को फायदा देंगे। बिल्कुल ऐसे है सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और ज़ाहिर है हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट कर सकती हैं, रियासत क्या कर सकती है, एट द सेम टाइम एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। सब कुछ हुकूमत पर नहीं छोड़ा जा सकता, यूँ तो सब कुछ उस पर भी नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से आज हम इस मामले पर, इस नहज पर पहुँच चुके हैं। यानी डेवलप्ड नेशंस ने जो किया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद होता आया, जिस तरह एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता आया, अब वक्त है एक्शन का। ये जो दिहाई, सर ने बड़ा अच्छा एक जुमला इस्तेमाल किया, ये जो दिहाई है ये एक्शन की दिहाई है। अगर इस वक्त हमने एक्शन ना किया तो शायद बात करने के लिए कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल, बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। और जैसे आपने कहा कि हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स की तरफ जाना है, हम क्या कर सकते हैं? मैं और शुएब अगर अपनी बात करें, हम क्या कर सकते हैं? हम ये भी अहद कर सकते हैं अपने साथ कि हमने इवन जो कचरा बाहर फेंकते हैं, हमने वो बाहर नहीं फेंकना। हम ये भी अपने साथ प्रॉमिस कर सकते हैं कि बाहर जो गाड़ी धोने के बाद गली में पानी जा रहा होता है वो नहीं फेंकना। ये छोटी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। आप बालों में स्प्रे करते हैं, वो भी आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा होता है, आपने वो स्प्रे यूज़ नहीं करना। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बचाने के लिए आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल आपने नहीं करना। ये सारी वो चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही होती हैं। फिर इसके साथ साथ दरख्त कटने से आपने बचाने हैं, नए दरख्त लगाने हैं, घरों में फूल पौधे लगाएं, छोटे छोटे से किचन गार्डन आप अपने घरों में बना लें, ताकि आपको ज़ाती तौर पर भी फ़ायदा होगा और माहौलियात के लिए उसका इम्पैक्ट पानी को महफूज बनाए। फॉर एग्जांपल इवन हमारे घर भी हम जब मोटर चलाते हैं और तो पानी जैसे ही गिरना शुरू करते हैं, भाग के जाते हैं मोटर बंद करने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी कोशिशें कि आपने एहतियात करने कि पानी भी ज़ाया ना हो, आपने एहतियात, कचरे की बात आपने की। एक और चीज़, वी डू हैव मेट्रो, वी डू हैव मैस ट्रांजिट सिस्टम, आपके मेजर सिटीज़ में यूटिलाइज़ करें उसको। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, यानी जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं, एक बंदा एक गाड़ी में आ रहा है ऑफिस। अगर आपके पास ये सहूलत है कि आपके घर के पास मेट्रो स्टेशन है, ऑफिस के पास है, तो प्लीज़ डू यूज़ दैट मेट्रो, चूँकि हम इससे भी अपने एनवायरनमेंट को
बचा और सकते इतनी हैं। लग्जरी ट्रांसपोर्ट आपको किसी दुनिया में किसी और जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वक्त आपको इस्लामाबाद में अवेलेबल है, स्पेशली इस्लामाबाद में। लाहौर कराची में भी है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हम तो एंजॉय करते हैं इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट जब पब्लिक में मौजूद हो, तो फिर आपको ज़ाती गाड़ियों का ऐसे रश नहीं बनाना चाहिए सड़कों पे। ऐसे ही। लेकिन शुएब एक अच्छी सी खबर शेयर करते हैं अपने करें। व्यूअर्स के साथ, वो ये जनाब के 75 साल के बाद अंगूठों की मदद से एक बहन ने अपने भाई को पहचान लिया। भाई के 3 अंगूठे थे ना, तो ये पहले नहीं थे। चले ठीक है, ऐसी कुछ खबरें आती हैं, लेकिन एक और खबर हमारे पास है जापान से, जहां पर एक जैसा नाम रखने वालों ने एक रिकॉर्ड कायम किया। एक वक्त में इकट्ठे होकर एक छत तले सब एक नाम वाले। वो सारे मोहम्मद शुएब थे, नहीं। मतलब ऐसे सारे पहला और दूसरे नाम एक जैसे थे। उनका नाम था हायरो काजुताना। हायरो काजुताना। हाँ, ये अरे मतलब सारे फर्स्ट भी। एंड सेकंड नेम इनका एक जैसा था, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका ये रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करा लिया गया है। पहले 164 अफराद थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, और अभी 178 अफराद है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया। आई एम श्योर अगर ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाना होना, और फॉर एग्जांपल नाम हो मोहम्मद अली या मोहम्मद अहमद या मोहम्मद अब्दुल्ला, तो ये बड़ी इजीली रिकॉर्ड है टूट ना? सकता है। नहीं, पहला वाला तो टूट सकता है, मोहम्मद वाला तो टूट सकता है। हमारे नहीं, बहुत से अली, नाम, अब्दुल्ला, अहमद, ये भी बहुत कॉमन नाम ये है। बहुत कॉमन है, बहुत सारे हैं। आप सही कह रहे हैं। और ऐसे भी होता है ना कि 3-4 नाम एक ही बंदे के रख देते हैं। अम्मा अब्बा को जितने नाम पसंद होते हैं कहते चलो और कास्ट सारे रख साथ लगानी बहुत जरूरी होती है। है ना? ये पहला बच्चा होता है, सबको खुश करने के लिए जो उसने जो नाम बताया लगा दिया। सारे 3-4 नाम भी, शुरू में उसकी कास्ट भी, एंड पे कोई उसकी वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, कोई सांप के लाके होते हैं, हाँ कोई सब कास्ट होती है, कुछ भी होता है ना, वो भी लगा देते हैं। चले जी डस्का चले। चलें, डस्का से हमारे साथ आज गेस्ट हैं जनाब। ठीक है। तो डस्का से ताल्लुक रखने वाली शानदार रियासत, जो कि कौमी चैंपियन भी है, मैच रेसलिंग में उन्होंने नाम बनाया है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने की हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने मैच रेसलिंग में नाम कैसे बनाया है, और आपने कैसे इतनी सारी चीज़ें आपने कैसे की के लिए। एग्जैक्टली जी, मैच रेसलिंग और बेहतरीन प्लेयर का एजाज है इनके पास। शानदार रियासत जिस तरीके से बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं। एशियन मैच रेसलिंग चैंपियनशिप, इस मुकाबले में 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है, और इवेंट में 7 एशियाई ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और इनका ताल्लुक जिस सामने बताया डस्का से है। तो फ्रॉम डस्का टू उज़्बेकिस्तान जर्नी कैसी रही, और इसमें इंडिया के प्लेयर भी थे, दीगर प्लेयर्स भी थे, और इन्होंने सबको ही मात दी। शुएब, जी जी, ये जो फटा होता है ये असली होता है? जोर की लगती होगी ना इस पे गिरने से। देखिए मैं ना कभी इस पे गिरा हूं, ना मैंने कभी इस पे किसी को गिराया है, लेकिन फट्टा मुझे मजबूत ही लगता है, तो उनसे है ना? पूछ भी लेंगे। लगता होगा, तो हाँ। शानदार रियासत साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुबारकबाद जी, ब्रॉन्ज मेडल आपने अपने नाम किया। थोड़ा सा बताएं कि डस्का से उज़्बेकिस्तान कब से प्लानिंग स्टार्ट हुई, कितनी इसकी तैयारी की है, फिर किस किस मुल्क के वहां पर प्लेयर्स थे? इसकी तैयारी तकरीबन मैंने 2014 से, मैं मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ, तो तब से ही तैयारी स्टार्ट है। तो तब से सोचा हुआ था कि इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है। तो 2018 से मैंने मास्टर रेसलिंग स्टार्ट की, तो तब से स्ट्रगल कर रही थी। और इससे पहले भी इंटरनेशनल टूर है, लेकिन इसकी 2019 में मैंने स्टार्ट किया इसको अगेन, कोविड के बाद। और 20 में इंटरनेशनल कंपटीशन खेला। 21 में ये हुआ कि मेरे साथ मिसहैप ये हुआ कि मैंने वेट लूज़ किया और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, जिसकी वजह से मैं नहीं खेल सकी ना। फिर उसके बाद मैंने बहुत डिसहार्ट हुई, मैंने सोचा अब इसका मेडल तो लेना ही लेना ना। तो जब मैं तब से 2021 के बाद जब मैं घर गई, उसके बाद मैं कैंप में शिफ्ट हो गई ट्रेनिंग के लिए, और तब से मैं घर एक छुट्टी भी नहीं गई ना। घर वाले भी सोच रहे थे, मैंने कहा नहीं अब तो मेडल के साथ ही आना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेडल दिया है मुझे। इधर काफ़ी कंट्रीज थे, तकरीबन 40 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए हुए थे, तो जिनमें 14 प्लेयर मेरी क्लास में थे। हर कंट्री के 2 प्लेयर थे, तो जिनके साथ कंपटीशन हुआ, और तकरीबन 6 से 7 फाइट्स मेरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जी ने विन किया और पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। माशाल्लाह शानज़ा। अब ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि एक आम रेसलिंग जो होती है और मैच रेसलिंग में क्या फ़र्क होता है, और जो कैटेगरी डिफाइंड होती है इसमें उसका क्या रोल होता है? आपकी 65 किलोग्राम थी। रेसलिंग का मतलब ये होता है कि जद्दोजहद ना वो किसी तरह भी हो सके।
जैसे नॉर्मल रेसलिंग होती है तो उसमें बॉडी कांटेक्ट होता है, आर्म रेसलिंग होती है तो उसमें सिर्फ बाजू की पावर लगती है, लेकिन मैच रेसलिंग ऐसी है कि जिसमें आपकी फुल बॉडी का जोर लगता है ना। जैसे आप बात कर रहे थे ना, वो जो फट्टा होता है, अगर उस फट्टे पे लग जाओ तो आपकी कोई ना कोई हड्डी तो गई और आपकी स्किन उतर जाती है और ब्लड और ये चीज़ें तो नॉर्मल है ना। और इसमें आपकी फुल बॉडी का जोर लगता है, मतलब कोई पार्ट ऐसे नहीं, आपके सर के बाल तक का आपका जोर लग रहा होता है। तो यही वजह है कि अब सिन्फ़े नाजुक को सिन्फ़े आहन कहना शुरू कर दिया हमने कि इतने मजबूत फट्टों पर भी आप जिस तरीके से रेसलिंग करें, मैच रेसलिंग, आपने खुद बताया कि हड्डी भी टूट जाती है, चोट भी लग जाती है, खून भी आता है। ऐसे ही है, अगर आप ओपोनेंट आपको खींच लेता है ना, तो आप इस तरह करते हो, वो स्टिक जो आपको लाइक स्टिक नजर आ रही होती है, वो अगर जर्क लगाता है तो आप उस फट्टे को क्रॉस करके उस बंदे के ऊपर से भी गुजर के दूसरी साइड पे भी गिर सकते हो। ये भी सीन होते हैं, तो जिसमें चांस बहुत ज्यादा होते हैं आपकी कोई चीज टूटने के। आपको भी इंजरीज हुई क्या इस दौरान? इस कंपटीशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंजरी नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेनिंग में थे और हाथ भी हमारे भी स्ट्रॉन्ग थे। अगर उन्होंने ट्रेनिंग की थी तो हमने भी की थी, लेकिन बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सी चोटें लगी और हमारे सामने देखने की बात है, और उनको मतलब उनके तो हाथ की स्किन जो होती है ये तक निकल जाती है और ब्लड निकल रहा होता है। शानजा, उस अगर स्टिक को कोई वहाँ पकड़ने की जाके कोशिश माजरत कर ले, कह दे कि नहीं भाई मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता, क्या कोई चांसेस होते हैं वापसी के, या बस आप गए तो खेलना पड़ेगा, आपको रेसलिंग करनी पड़ेगी? ये तो होता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे तैयारी में थे। लेकिन हमारे प्लेयर्स के साथ ऐसे हुआ है कि जब वो स्टेज पे गए तो वो आगे से कहते नहीं भाई हम नहीं इनके साथ खेल रहे ना, क्योंकि एक दो प्लेयर हमारे मतलब इस तरह किया कि उन्होंने उठा के मतलब फेंका ना, तो दूसरी टीम ने माजरत कर ली, सॉरी। डिटेल से बताएं शानज़े, ये हुआ क्या? किस मुल्क के प्लेयर ने इनकार किया पाकिस्तानी प्लेयर को देख के? हाँ, ऐसे हुआ ना कि हमारी टीम का प्लेयर था, तो वो ना एक दूसरे से मतलब अटैच थे ना, तो हमारा प्लेयर खेल रहा था, उसने रैंडमली उसने ऐसे ना उसको क्लिक कर दिया ना, उसको मैसेज किया कि मतलब मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, तो उसको लगा कि मैं तुम्हें देख लूंगा। वो इंडियन था, जाहिर सी बात है, उसने ना उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो उसको उसके साथ कंपटीशन आ गया, तो उसको ये था ये तो बहुत ट्रेनिंग में है, तो वो प्लेयर ही उधर से गायब हो गया, वो स्टेज पे नहीं आया, वो कहता मैं नहीं खेल रहा पाकिस्तान के साथ। जाहिर सी बात है जब खेलेगा वीडियो बनेगी, यानी शानज़ा वीडियो वायरल होगी। इंडियन प्लेयर ने पाकिस्तानी प्लेयर के सामने घुटने टेक दिए, भाग गया। ऐसे ही है। और इसमें मतलब यानी इतने प्लेयर्स थे, लेकिन इंडिया यानी का सिर्फ एक क्रिकेट का मैदान नहीं है जहां पर हम देखते हैं कि घबरा जाते हैं भारतीय, एक और मैदान भी नजर आ गया हमें। बिल्कुल, एक और मैदान नजर आ गया। शानज़ा, क्या खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है? आपको भी कैटेगरी मेंटेन रखनी पड़ती है? ऐसे ही खाने का ख्याल रखना होता है, हमें पता होता है हमने ये खाना ये नहीं खाना, ये खाना है, हमें फास्ट फूड नहीं खाना होता। कोल्ड ड्रिंक मतलब मुझे पिए मेरे ख्याल से तकरीबन 8 साल हो गए कि मैंने कोल्ड ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया ना, और हमें ज़रा अपनी डाइट को मेंटेन रख के चलना पड़ता है कि कोई चीज़ हमारी सेहत पे इफेक्ट ना करे। ओके, और वेट लूज भी करते हैं आप किसी भी इवेंट पे जाने से पहले उस कैटेगरी में रहने के लिए? वेट लूज वाकई ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका वेट 1 ग्राम भी ऊपर हुआ ना, मतलब लाइक मैं 65 में खेल रही हूँ तो मेरा 65.1 भी हुआ तो उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर देना उधर ही ना। तो इस वजह से वेट मेंटेन रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जब वेट देना होता है तो उससे तकरीबन 2-3 पहले पानी तक नहीं पीते, मतलब लाइक एक सिप हाफ का फुल डे कह लें आप ना, और उससे पहले खाना 1 मंथ पहले हमें छोड़ना पड़ता है, वो एक सेपरेट डाइट पे आना पड़ता है, और वो बहुत टफ होता है टाइम हमारे लिए। और शानज़ा, पढ़ती भी है लेकिन जब साथ इस तरह साथ? फल मिल जाता है ना तो वो फिर सुकून आ जाता है ना। जैसे लाइक एक फीमेल होती है, वो 9 मंथ प्रेगनेंसी की, वो दर्द काटती है, लेकिन जैसे ही बेबी आता है तो वो सब भूल जाती है ना कि हाँ कुछ था। इसी तरह हमारे साथ भी यही सीन होता है कि हम हर तकलीफ से गुजर के जब मेडल आता है तो फिर सब भूल जाते हैं। वो एक सही। सुकून होता है हमारे लिए। अच्छा शानज़ा, आप साथ साथ पढ़ती भी हैं? जी, मैं MS कर रही हूँ स्पोर्ट्स साइंसेज में। माशाल्लाह। और शानज़ा, इस इवेंट के बाद, इस जीत के बाद ज़रा सेलिब्रेशंस अपनी जगह, बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट इवेंट जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं? नेक्स्ट इवेंट है ब्राज़ील में, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मतलब नेक्स्ट टारगेट वो है कि उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आना ना। ठीक है, चले, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया शानज़ा। सबसे पहले ये इवेंट था क्योंकि एशिया में इससे पहले पाकिस्तान की किसी फीमेल का कोई मेडल नहीं था।
हिस्ट्री में कोई मेडल नहीं था ना ऑफिशियली, और ये फर्स्ट मेडल है पाकिस्तान के लिए कि जो एशिया में मैंने हासिल किया और पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल बनी हूँ। तो इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान के लिए किसी ने कोई अचीवमेंट तो हासिल की। ज़बरदस्त। तो फिर फेडरेशन की तरफ से कितनी सपोर्ट होती है? फेडरेशन सपोर्ट करती है, लेकिन हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं करती क्योंकि ये फेडरेशन प्राइवेट है और इसमें सारा खर्चा इस इवेंट का तो सारा मैंने खुद स्पॉन्सर भी नहीं था, मैंने खुद पे किया था ना। तो जब भी सारा इन्वेस्टमेंट मैं खुद पे खुद करती हूँ क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, किसी को इतनी अवेयरनेस ही नहीं कि वो इस बारे में मतलब कोई स्पॉन्सर दे। सबको ये होता है बस से ऐसा नहीं होगा शांजा, बिकॉज उस दिन मिनिस्टर साहब साथ मौजूद थे, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, और उन्होंने हमसे कहा कि जिस भी खेल में जो भी परफॉर्म करेगा गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम, और इंशाल्लाह हम आगे वाले दिनों में सपोर्ट देखेंगे। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप, बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। क्या पहले कोई मेडल किसी पाकिस्तानी के पास नहीं था इस कंपटीशन का, लेकिन आपने वो मेडल भी लिया, और इंटरेस्टिंगली जिस तरह हमने इंडियन प्लेयर को वहां से दुम दबाकर भागते देखा, वो भी एक अच्छी स्टोरी थी। डरा दिया, एक मैं तुम्हें देख लूंगा तो वो उसने कहा ना देखो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे दीगर मेहमानों के साथ। रहिए सुबह पाकिस्तान और PTV के साथ। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी DAP की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। Hello everybody, I'm Dale Steyn, and as you may or may not know, Pakistan is currently going through one of its worst natural disasters. The floods in Pakistan are currently affecting 1/3 of the population, so that's a major part of the country that's been affected by these floods. I'm putting out a video today to try and urge and request that if anybody can donate and help where they can, please do so. People are suffering and really struggling during this time, so anything helps and could potentially save a life. So please look into this, and if you can donate, please make a small donation wherever you can. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें, या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।
मौसमियाती तब्दीलियाँ खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से निपटना हमारे वसाइल से बाहर है। करोड़ों मुतासिरीन की बहाली का अहम चैलेंज दरपेश है। हम आलमी बरादरी से माहौलियाती इंसाफ के मुतकाजी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान को कर्जों में नरमी और रियायती फंडिंग तक रसाई होनी चाहिए। पाकिस्तान की भरपूर मदद आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। मिस्र में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस। 100 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत शरीक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। समिट का मकसद आलमी दर्जा हरारत में कमी और ग्रीन एनर्जी को यकीनी बनाना है। मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होने वाले ममालिक की माली इमदाद के लिए फंड्स की फराहमी पर भी गौर। अर्ली वार्निंग सिस्टम का निफाज पसमानदा और मौसमियाती शिद्दत से मुतासरा ममालिक के लिए लाजमी हो चुका है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस साल पाकिस्तान में गर्मी की तवील लहर की वजह से शेषपिर ग्लेशियर के शगाफ से पेशगी तलाई निज़ाम की बदौलत हज़ारों जानें बच गईं। पाकिस्तान में वजारत मौसमियाती तब्दीली UNDP के इश्तराक से मुरतब ये निज़ाम मौसर तौर पर काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाई लेवल राउंड टेबल अर्ली वार्निंग फॉर ऑल एग्जेक्टिव प्लान्स लॉन्च की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स माइकल और कमिश्नर की मुलाकात। तरक्की पजीर मुल्क आज जिन असरात का मुकाबला कर रहे हैं, तमाम दुनिया को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की भी मुलाकात। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। रवान साल शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते की सलामती और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की CNN से गुफ्तगू। PTI चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की FIR दर्ज। FIR का नंबर 691/22 है। FIR सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद की मदीयत में थाना सिटी वज़ीराबाद में दर्ज की गई। इमरान खान ने नातजर्बाकारी की बुनियाद पर मुल्क को पीछे की तरफ धकेल दिया। हमारा हदफ बढ़ती हुई महंगाई को काबू करना और आवाम को रिलीफ देना है। 2017 में पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ लेकर गए, मगर इमरान ने सब कुछ तबाह कर दिया। आज सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, क्या इसी का नाम जमहूरियत है? वज़ीर ख़जाना इसाक डार का निजी TV को इंटरव्यू। इमरान खान मुल्क में फितना फसाद और अनारकी फैलाना चाहता है। सूबाई हुकूमत ने मुट्ठी भर लोगों को एहतजाज पर लगाया हुआ है। इमरान खान का गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड से चेकअप कराया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में पहली बार बच्चों के लिए कौमी ऑटिज़म और मेंटल हेल्थ के डेवलपमेंट सेंटर का क़याम। सेंटर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कायम किया जा रहा है। हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात कर रही है। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन और अमली इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। मोदी हुकूमत की श्रीनगर में सैयद अली गिलानी की रिहाइश का जब्त करने की साजिश। बदनाम ज़माना रियासती तहकीकाती इदारे ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बांडीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ, मुतादिद बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। हफ्ज़ ज़ुबान शायर और दानिश्वर जॉन एलिया को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए।
जॉन एलिया अमरोहा के मारूफ इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए और अदबी माहौल में परवरिश पाई। जॉन एलिया की शायरी सादगी, सलासत और निदरत फ़िक्र का नमूना है। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। अमेरिका में वस्मुद्दती इंतखाबात आज हो रहे हैं। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में कामयाबी के लिए भरपूर जोर आजमाई। वस्मुद्दती इंतखाबात में जमहूरियत दांव पर लगी हुई है और ये आपके लिए इसका दिफा करने का लम्हा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का मेरीलैंड में रैली से खिताब। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल सिडनी में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को एडिलेड में भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब अगले मेहमान की तरफ चलते हैं और हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे अहद के जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, ये ऐसी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि बंदा खुद कहता है कि इतने चालाक, इतने तेज, इतने एक्टिव कैसे। आप ये देखिए 8वीं क्लास हो और मेडल्स ही मेडल्स इतने नाम किए हो। गोल्ड भी है, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, नेशनल इवेंट्स भी है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी है। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, ये वो ममालिक हैं जहां पर जा चुके हैं और बहुत अच्छा खेल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अमीर मोहम्मद मज़ारी की और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं जो रिसेंट इनका इवेंट जिसमें पार्टिसिपेट किया और लास्ट मंथ था इस्लामाबाद टेनिस चैम्पियनशिप, जिसमें सेकंड पोजीशन ली और इससे पहले कई और इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। टेनिस से इतनी मोहब्बत, इतना लगाव कैसे और इतने कॉन्फिडेंट भी माशाल्लाह से। हेलो अमीर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारे मेडल्स आप ले चुके हैं। आपने बताया काउंट भी नहीं करते। जी थैंक यू। काउंट नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता काउंट करता है। माशाल्लाह। आप जरा शुरू से बताना शुरू करें, कहाँ कहाँ जाके आप टेनिस खेल चुके हैं? मैं गया हूँ उज़्बेकिस्तान। जब भी मैं समर जाता हूँ मैं हर दफ़ा उज़्बेकिस्तान में जाता हूँ और जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं मैं खेल लेता हूँ, नेशनल या भी इंटरनेशनल। वो मैं ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान भी गया हूँ वहाँ खेलने के लिए, और मैं नेपाल भी गया हूँ। और नेपाल वो पिछले साल मैं गया था, वहाँ मुझे ब्रॉन्ज भी मिला था। ओके, गोल्ड कब मिला? गोल्ड मिला था जब मैं ताजिकिस्तान में गया था। वो डबल्स इवेंट में मुझे मिली थी। चले कतर कलामी की माजत। इस वक्त वफाकी वजीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। अब्दुल कादिर पटेल तकरीब से खिताब कर रहे थे। अमीर से हम डिस्कशन कर रहे हैं इनके अचीवमेंट से रिलेटेड। जी अमीर, आप क्या कह रहे थे? वो मैं कह रहा था कि वो जब मैं ताजिकिस्तान गया था इस समर को, वो उस टाइम मुझे मिला था वो गोल्ड मेडल। वो डबल्स के इवेंट में मुझे मिला था, मुझे और मेरा पार्टनर जिसका नाम था अलान ज़नातोली। ओके, आपको ज़्यादा मज़ा डबल्स में आता है कि सिंगल्स में? डबल्स इस तरह का फन गेम है, मतलब इतना सीरियस नहीं, लेकिन सिंगल्स में ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। लेकिन मुझे सिंगल्स में ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है क्योंकि मैं मोस्ट टाइम सिंगल्स खेलता हूँ, डबल्स में इतना ज़्यादा नहीं खेलता, ताकि इंडिविजुअली अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, है ना? जी। ओके, अब ये बताएं कि अभी आप 8th क्लास में हैं, कब से स्टार्ट कर दिया एक ऐसे लेवल पर खेलना कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे? वो मैं पाकिस्तान में मोस्टली कम्पीट करने लगा 2019 में, और उस टाइम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरा शुरू में था, मतलब कि अंडर 10 खेल रहा था और इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम जाते हैं बाहर और हमने स्कूल से लीव एप्लीकेशन भी करना है कि वो हम और आपके तो हर मंथ एक लीव एप्लीकेशन जाती होगी? नहीं, हर मंथ तो नहीं होती, मतलब कि जब भी टूर्नामेंट होती है बड़ी सी और चांस है खेलने का तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 50-50। कितनी बार ऐसे हुआ कि आपने लीव एप्लीकेशन दी हो कि कंपटीशन ऐसा आया लेकिन स्कूल वालों ने कहा कि नहीं इस दफ़ा नहीं छुट्टी मिल सकती, पेपर्स हैं, या इस मंथ तो बिल्कुल छुट्टी का चांस ही नहीं है?
नहीं, इस तरह नहीं ऐसा होता। कभी नहीं हुआ। और पेरेंट्स में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है? कौन कहता है कि बेटा खेलो, नाम बनाओ, अच्छी बात है, खेलना चाहिए? दोनों अम्मी और अब्बू वो सपोर्ट करते हैं। ओके, वेरी नाइस। लेकिन हर जगह आप जाते हैं अपनी वालिदा के साथ? जी, अम्मी के साथ मैं अम्मी जाता की सपोर्ट ज़्यादा है और ज़्यादा वो सबके साथ जाती हैं, हाँ। जिस मुल्क में आप गए वहाँ पर भी जाती हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं टेनिस को, ज़ाहिर है इसमें ज़ाहिर है इस वक्त कथा कलामी के लिए माज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करें, बराह रास्त लिए चलते हैं। ऑफ IFRC पाकिस्तान मिस्टर पीटर ओपॉफ साहब, चेयरमैन NDMA के नुमाइंदे, Honorable ambassadors, diplomats, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I see volunteers from Red Crescent here also. आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तफसील के साथ सरदार लगारी साहब ने और कादिर पटेल साहब ने हालात का तज्जिया किया और किस अंदाज से यहाँ पर माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया और उसकी तबाहकारियों का आपके सामने बात रखी। आपको सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि पाकिस्तान की टेरेन किस अंदाज की है और सैलाब की तबाहकारियाँ मुख्तलिफ़ सूबों में किस अंदाज से हुई और क्यों सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है, उस हवाले से मैंने भी शुरू के दिनों के अंदर इस बात की एहतियात की कि मैं ख़ुद ना जाऊं, क्योंकि मेरे जाने के अंदर जो अगर जहाज़ इस्तेमाल होगा या कुछ होगा तो वो इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो जाए तो बेहतर है। कुछ दिनों बाद मैं 5-6 दिन के बाद जब इमीडिएट रिलीफ और अर्जेंट लाइफ थ्रेटनिंग कैफियत से निकले पाकिस्तान, तो मैंने KP का दौरा किया, फिर बलूचिस्तान का, पंजाब का और सिंध का दौरा किया। तो जो हमारे नॉर्दर्न इलाके हैं वहाँ पर इमीडिएट हिल टॉरेंट्स और माउंटेन टॉरेंट्स की वजह से बड़ा अचानक कैफियत पैदा होती है, जिसके अंदर सैलाब की जो पानी की रफ्तार के एतबार से तबाहकारी होती है वो आप लोगों ने देखी भी। आप लोगों ने देखा कि स्वात के अंदर पूरा होटल बह गया, बंद बह गए और लोगों के मकानों के एतबार से जानी नुकसान उस वजह से भी हुआ। कुछ शहर पाकिस्तान में अच्छी प्लानिंग की वजह से कुछ बचे भी। नौशेरा मिसाल के तौर पर वहाँ बंद बना हुआ था तो शहर बच गया, मगर बाकी एरिया के अंदर तबाहकारियाँ हुई। फिर पंजाब के अंदर भी साउथ पंजाब के अंदर हिल टॉरेंट्स की वजह से भी हुआ और वैसे भी सब पानी चलता रहा, मगर ऊपर पानी रुका नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो टेरेन का फ़्लो है तो वो तबाहकारी मचाते हुए नीचे चला गया, वहाँ रुका नहीं। असल जाकर रुका सिंध में और समझ लो मशरक़ी बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जो सिंध के साथ साथ है, वहाँ पर पानी रुका। और इस अंदाज से रुका कि जब मैंने वहाँ का दौरा किया तो सैकड़ों मील तक पानी ही पानी था। छोटी सी कभी कभी कहीं बीच में थोड़ी सी ऊंची जगह थी तो वहाँ पर लोग बचकर बैठ गए थे आकर। तो वहाँ एक पानी का रुकना, पानी का पहुँचना, वो प्लेन्स की कैफियत आ गई। वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ। फिर पानी जब जाएगा, ज़मीन सूखेगी तो फसल लगेगी, तो लिहाजा बहुत रिलीफ पाकिस्तान की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, NGOs ने, रेड क्रॉस ने और फिलैंथ्रोपिस्ट ने बड़ी मदद की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक ताकत है, यकीनन दूसरे मुल्कों की भी ताकत होगी, जिसके अंदर कार खैर के लिए लोगों की परेशानियाँ देखकर लोग निकल आते हैं, अपनी जेबों में हाथ डालते हैं और मेहनत करते हैं। बहुत सारे NGOs ने भी वहाँ पर काम किया। रेड क्रिसेंट की मैं तारीफ़ करता हूँ क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी भी है और उसके साथ साथ ये भी वॉलंटियर्स पर बहुत भरोसा करते हैं और इनके वॉलंटियर्स भी निकल कर काम करते हैं। तो इंसानी जानों का नुकसान 1700 से ज़्यादा जाने गई और एस्टिमेशंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ गए हुए हैं तो उन्होंने वहाँ पर भी एस्टिमेशंस मोर देन $30 बिलियन, ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 बिलियन, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ऐसी कैफियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा ये आज का मौका इस बात का था कि आप लोगों से जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, बैरूनी इदारों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके सामने ये बात रखने की थी कि ये मामला है बहुत बड़ा। इसको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जाए जिस तरह से दुनिया के अंदर आजकल हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर हमारे ऊपर असर नहीं हुआ तो उसका असर हमें कम लगता है। ये तो कोविड आया
कोविड ने आकर ये दिखाया कि नहीं, जब ये ऐसी बीमारियां और ऐसी तबाहकारियां फैलती हैं तो ये इंटरनेशनल कैफियत है। मगर हमारा रिएक्शन कोविड के अंदर दुनिया का, मैं समझता हूँ, क्रेडिट देता हूँ मैं पाकिस्तान की हुकूमत को, NDMA को, कि जिस तरह से हमने कोविड को हैंडल किया, काबू किया, हमने अपनी मसाजिद खुली रखी, बड़े सिंपल तरीक़ों से हमने उसको मैनेज किया, क्योंकि हम अपनी फैक्ट्रियाँ और अपना सब कुछ बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मिडिल इनकम कंट्री है, कोशिश कर रहा है कि डेवलपमेंट तेज़ी से हो, अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारी जेबें इतनी गहरी नहीं हैं कि जिसके अंदर हम टोटल लॉकडाउन्स की तरफ जाएं। तो सब लोगों की हमारे यहाँ डिबेट चलता रहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग डिबेट हुआ, बड़ा सीरियस डिबेट हुआ, बड़े एतराज़ात हुए, और सियासत का जो मैदान है उसमें इसी चीज़ की गहमा गहमी रहती है। हालांकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि सियासत ना करो, सियासत ही हैंडल करती है, सियासतदान ही हैंडल करते हैं, ये हमेशा जहन में रखिए। ये सोचना कि नहीं ये हमारे यहाँ जो सियासी बहस हुई कोविड के अंदर, तभी तो हम सही नतीजे पर पहुँचे। उस वक्त भी अगर हम ये कहते हैं कि सियासत में मत डालो इसको, तो दैट इज़ अनफेयर। तो लिहाजा ये जो जमहूरियत है उसके अंदर सियासत और सियासत की जो शोर शराबा है वही इंश्योर करता है कि मुशावरत अच्छी हो और इस पर काम मस्बत हो। तो पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है, NDMA बहुत एंकर रोल रहा उसका कि हमने मुकाबला किया। मगर दुनिया में क्या हुआ, ज़रा उधर भी तो नज़र डालें ना। दुनिया में ये हुआ कि इस वक्त ये स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि एलीट कंट्रीज़, रिच कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन के एतबार से ज़्यादा आसानी हुई, और ये जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर गरीब ममालिक तक वैक्सीन्स भी नहीं पहुँचे। अच्छा, ये चैलेंज करता है, ये दिमागों को चैलेंज करना चाहिए कि दुनिया अब एक दुनिया की तरफ जा रही है। दुनिया जो है उसके अंदर ये कैफियत नहीं हो सकती कि अगर कोई वबा फैले या तबाही फैले या सैलाब की तबाही हो या कोई और एनवायरनमेंट के एतबार से तबाही हो, माहौलियात के एतबार से तबाही हो, तो कुछ ममालिक इग्नोर करें। ये ज़रूर मिनिस्टर साहब ने बात कही कि देखो हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे, मगर हमें ख्याल तो होता है कि नुकसान जो हुआ, जिसकी वजूहात हैं, उसकी ज़िम्मेदारी भी लोगों को उठाना चाहिए। हम 1% से भी अगर कम है हमारा कंट्रीब्यूशन, तबाहकारियों में हम ज़्यादा हैं। और प्रेडिक्शंस ये हैं कि पाकिस्तान 2050 तक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क होगा। लिहाजा हमें भी अपने आप को ब्रेस करना पड़ेगा, मगर हम ब्रेस करेंगे दुनिया की कम्युनिटी को ओन करते हुए। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मैं दुनिया के कंट्रडिक्शंस आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर दुनिया, और क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया को भी, तो असल मसला सिर्फ यही नहीं है कि इस तबाहकारी को हैंडल कर लिया जाए। ये मसला इमीडिएट है, ये मसला इसकी ज़रूरत है। हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मईशत बेहतर कर रहे हैं, और ये जो तबाहकारियाँ हैं इनको हम हैंडल कर रहे हैं, और हमारे रेजिलियंस है, और हम रेजिलियंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं, मगर वो रेजिलियंस बढ़ते रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि इंटरनेशनल हालात के रिपरकशंस आते हैं। और क्या रिपरकशंस आते हैं कि जहाँ कहीं एक तबाहकारी है, कहीं मुश्किलात है, कहीं इंसानियत परेशानी में है, उसके बावजूद दुनिया के अंदर जंगें भी चल रही हैं। उसके बावजूद उन जंगों के नताइज जो पाकिस्तान पर और छोटे ममालिक पर असरअंदाज होते हैं, तो वो और हमारे पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं, हमारे लिए और मुश्किल हो जाती है। तो दुनिया को क्या होश नहीं आएगा इस बात का? लिहाजा मैं यही बात चैलेंज करता हूँ। ये जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो बनी थी, तो हेनरी डुनांट थे शायद, ही वॉज अ स्विस बिजनेसमैन, जिसने ये सोचा कि दुनिया के अंदर जो जंगें चल रही हैं उसके अंदर हम ये तो एहतमाम कर लें कि लोगों को रिलीफ पहुंचा दें। इसके ऊपर हेनरी डुनांट के ऊपर बड़े एतराज़ात हुए, और एतराज़ात क्या हुए, और बिल्कुल सही एतराज़ात हुए, क्योंकि लियो टॉल्स्टॉय के ज़माने से ये बात बहस में आई कि वॉर ख़त्म होनी चाहिए, जंगें ख़त्म होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इस बात का एहतमाम कर लिया जाए कि जंग हो तो रिलीफ पहुंचा दी जाए। तो लिहाजा जब हेनरी डुनांट को, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का चीफ था, और आइडिया ही उसका था, जब इस्टेब्लिश हुआ तो नोबल कमेटी ने अवार्ड के लिए, पहला पीस अवार्ड के लिए हेनरी डुनांट को नामजद किया। मगर जो पीस एक्टिविस्ट थे तो वो कहते थे कि ये जो तुम मरहम पट्टी करने के एतबार से गुफ्तगू कर रहे हो, इसके अंदर टोटल वॉर को ख़त्म करने की कैफियत कमज़ोर हो जाएंगी। वी वॉन्ट द एंड ऑफ वॉर्स इन ह्यूमैनिटी।
تو لیو ٹولسٹائے ہو واز دا لیڈر آف دیٹ، وہ جب جنگ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ جی لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے، مرتے چلے جا رہے ہیں لوگ، اور ایک دن سیز فائر ہوا، سفید جھنڈی لہرائی گئی اور لوگ آئے، انہوں نے اپنے زخمیوں کو نکالا میدان جنگ سے اور اپنے اموات کو دفن کیا، اور دوسرے دن پھر جھنڈا اتر گیا، پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو لہٰذا the world has to rethink the entire issue. The world has to reconsider the fact کہ جو دنیا نے اور کیپٹلزم نے سمجھا تھا، گریڈی کیپٹلزم نے، کہ دنیا کی ریسورسز لمٹ لیس ہیں، ایکسپلائٹ کیے جاؤ، تیل ہے تو نکال کر جلاتے چلے جاؤ، اور اگر پیڑ ہیں تو کاٹ کر ان سے لکڑی بناتے چلے جاؤ، اور اس طرح سے ورلڈ کو لمٹ لیس سمجھا. یہ پچھلے 2 صدیوں کی کہانی ہے صرف. اس سے پہلے انسان کی پاپولیشن مالتھوسین اپروچ کے اعتبار سے لمٹ ہو جاتی تھی، پاپولیشن بڑھتی تھی، بیماریاں ٹیک اوور کرتی تھیں، پھر کم ہو جاتی تھی. پھر جب نئی دنیا سے مثال کے طور پر آلو آیا، آئرلینڈ کی کہانی، آئرلینڈ کی اکانومی بڑا اس کو عکاسی کرتی ہے. جب آلو آیا تو پتہ چلا کہ جناب اٹ واز ویری نیوٹریشس، پاپولیشن بہت بڑھ گئی، مگر پھر بیماریاں آ گئیں تو کم ہو گیا. پچھلے 2 صدیوں کے اندر اس بات کا امکان ہوا کہ انسان نے بیماریوں کو قابو کیا. جب بیماریوں کو قابو کیا تو پاپولیشن آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے بڑھی ہے. مگر اب خود انسان کی جینیٹک اعتبار سے ایک کیفیت ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن مینجمنٹ ہو جاتی ہے. خود جب قومیں ترقی کرتی ہیں، معیشت بہتر ہوتی ہے تو وہ بچوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. مگر پاکستان اس پیراڈائم میں ابھی نہیں شامل ہوا، کیونکہ جو اکانومک کیفیت جو پاپولیشن کو مینیج کر لے گی خود ہی، اس کیفیت میں معیشت بہتر ہوگی تو ہم جائیں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ میلتھوسین فینامنن ختم ہوا تو لہٰذا پاپولیشن بڑھتی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈی کیپٹلزم، ناٹ کیپٹلزم ان جنرل آلسو بٹ گریڈی کیپٹلزم، بناؤ بیچو، یعنی لوگ چیزیں پھینکو. کم سے کم اب یہ زمانہ آ گیا کہ سوچنا شروع کیا انسانیت نے کہ چیزیں بھی نہ پھینکو. تو یہ جو انوائرمنٹ کے ساتھ جو پروڈکشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ ساری چیزیں ماحولیات کے اندر جا رہی ہیں، جو ہم نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ انسیکٹ سپیسیز کہا یہ جاتا ہے 30-40% انسیکٹ سپیسیز ختم ہو گئی ہیں. اور انسان کیا چیز ہے، انسان کی پاپولیشن کیا ہے، مگر اس نے خوب ایکسپلائٹ کیا ہے. اسٹیمیشن یہ آتی ہیں کہ اینٹس مثال کے طور پر 20 quadrillion ants in the world today. تو اصل سپیسیز نمبرز کے اعتبار سے تو دوسری ہیں، مگر انسان نے جو قابو کیا تو ماحولیات کے اعتبار سے دنیا پر ظلم کیا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا پریشان ہے، اور انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پریشان نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو اٹس اسٹل اے ویری اسٹرینج سچویشن کہ اس نئی دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنے کے اعتبار سے world politicians and world organizations are not doing what is necessary. البتہ میں کریڈٹ دیتا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور وہ ہاربنجر بنے کہ پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد کریں. اور مدد ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے، مدد ہم مانگ رہے ہیں کہ جو ڈیمیجز ہوئے انسانیت کے اعتبار سے اس کو دیکھنا چاہیے. اس اعتبار سے آئی کریڈٹ دا فیکٹ کہ بہت سارے ایمبیسڈرز گئے اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ خود دیکھے ہوئی جو چیز کیفیت ہوتی ہے اسی سے پتہ چلتا ہے. میں جتنی تصویریں اخبار میں دیکھتا کچھ مجھے اندازہ نہیں ہوتا، میں جتنی لوگ مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر سب کچھ دکھاتے رہتے نہیں اندازہ ہوتا. جب آپ خود جاتے ہیں، جب آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان خاندانوں کو دیکھتے ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیوسٹیشن ہوا ہے، تب آپ کو اور مجھ کو، انسان کی فطرت ہے، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے. تو شیلا جیکسن لی، شی لیڈ اے ڈیلیگیشن فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ آئی ایم گریٹفل. اینڈ واٹ ایور شی سیڈ ٹو می آفٹر visiting the areas in Sindh, exactly the same words were used by President Joe Biden. So that is important کہ لوگ جب خود دیکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہہ رہا ہوں. میں اٹس میزریبل جو کیفیات پاکستان جس کے تھرو گزر رہا ہے، تو میں نے اس کو کمپریہنسو اپروچ آپ کے سامنے رکھی. ایک اپروچ تو یہ رکھی کہ جی ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے، دوسری اپروچ میں نے انوائرمنٹ کے اعتبار سے رکھی، تیسری اپروچ میں نے اس دنیا کی سیاست کے اعتبار سے رکھی کہ ڈو اسٹاپ فائٹنگ. اٹ ٹیکس اپ سو مچ آف یور ہارڈ ارنڈ انکم. جسٹ گیو یو این ایگزامپل. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک
सारे थिंक टैंक्स ने मिलकर एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड डॉक्ट्रिन सुपर पावर्स को हज़म करवाई, और उस मैड डॉक्ट्रिन के अंदर इतने एटम बम्स बनाए गए और बॉम्ब्स बनाए गए विच कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड 6 or 7 times ओवर अगेन एंड अगेन जस्ट टू मेक श्योर कि कोई एक इंसान भी जिंदा बाकी ना रहे. Imagine कि think tanks feeding such a doctrine, and imagine the money which was spent of your hard-earned income of developed countries and the superpowers. About $6 trillion. It is estimated that $6 trillion were spent by the United States of America, and about $6 or $7 trillion were spent by the USSR on developing weapons which could destroy the world so many times. Even $1 trillion could have handled world hunger. And even today, bringing climate change is not a big figure. If the world gets conscious of that and achieves a goal of 0.5 degree centigrade warming by 2050, it should not take more than a few $1 trillion and a conscious effort to save humanity and mankind. और आखिर में मैं आपसे इस बात को एंड करता हूँ. मैं पहले ब्रेट क्रीसन की तारीफ़ करूँ, बड़ी मेहनत की, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप डूइंग दैट. आई जस्ट वांट टू ऐड आपके लिए एक जिम्मेदारी ऐड करना चाहता हूँ. रेड क्रीसन पीस टाइम के अंदर तैयारी करती है. पाकिस्तान के अंदर कई इदारे थे, आपको जो मुझ जैसे सीनियर हैं उनको अंदाज़ा होगा. एक सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, मिसाल के तौर पर वो बच्चों को तैयार करती थी कि हालात मुख्तलिफ औकात के अंदर मदद की जाए. और बहुत सारे एक डेफिनेट ट्रेनिंग होती थी, शायद नेशनल क्रेडिट कोर के नाम NCC के नाम से, जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी हाउ टू हैंडल इमरजेंसी. इस वक्त आज ये कैफियत है कि अगर मैं जनरल पब्लिक के बीच में पूछूं कि कौन फर्स्ट एड दे सकता है, तो वेरी फ्यू पीपल वुड रेज देयर हैंड्स. ये एक नेशनल एफर्ट होता है जिसके अंदर बच्चा हर घर के अंदर फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे क्राइसिस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, NDMA से मैं गुजारिश कर चुका हूँ, आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, पाकिस्तान बॉय स्काउट से कर चुका हूँ, पाकिस्तान गर्ल गाइड्स कर चुका हूँ, कि इसका एहतमाम करें कि हर इंसान पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट एड के लिए तैयार हो. नॉट लाइक वी आर अनप्रिपेयर्ड. तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है. मेक अ फोकस ऑन पीस टाइम एफर्ट्स टू यूज़ योर ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्टैक्ट every college going student, every person के घर में भी वो first aid दे सके. I recently went through an issue in which a person in an accident in Hunza, while my car was reaching there, I was the first car to reach there. A person died in an accident, and I realized कि कितना important है कि first aid करें. Of course the person died, but still मुझे एहसास ज़रूर हुआ कि कितनों को मालूम था, किसी को पता नहीं था कि किस तरह से first aid दी जाती है. तो मैं आखिर में आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया को हम किस अंदाज से देखना चाहते हैं, और उसके अंदर मैं आजकल बड़े शौक़ से रूमी को पढ़ता हूं, तो रूमी की बात आपको कोट करना चाहता हूं कि उसने 7 या 8 मदारिज, जो मैं समझा रूमी को पढ़कर, उसने 7 या 8 मदारिज का जिक्र किया दुनिया के हवाले से और आखिरत के हवाले से. तो रूमी ने कहा सबसे पहले तो अपने आप से मोहब्बत करो, अपने दिल के आईने को साफ़ करो, ताकि तुम्हें नज़र तो आए तुम क्या हो और तुम कैसे रहना चाहते हो. दूसरा दर्जा उसने कहा कि अपने घर वालों से मोहब्बत करो, उनकी तरबियत, उनका इखलाक, मोहब्बत की कैफियत घर से निकालो. तीसरा उसने कहा कि फिर अपने ख़ानदान के जब बाहर जाओ तो अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो. और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर ये बात मौजूद है कि 40 घरों तक तो ख्याल करो. कौन हम कितने लोग हैं जो कर सकते हैं. तीसरा. चौथा फिर उसने कहा अपनी कौम से मोहब्बत करो, मगर साथ साथ ये भी कहा कि अपनी कौम से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी कौमों से नफ़रत करो. अपनी कौम से मोहब्बत करो. वो मोहब्बत का दायरा बढ़ा रहा है. फिर वो कहता है फिर इंसानियत से मोहब्बत करो. दिस इज़ वेयर द वॉर्स कम इन, दिस इज़ वेयर द मिजरी ऑफ humanity comes in. This is where we have seen in our lifetimes the destruction of people without a care in the world, and we have seen it to the west of Pakistan tremendously. तो मैं और आप जानते हैं what misery. ये दूसरी बात है कि कुछ ममालिक की मिजरी ज़्यादा दिखाई जाती है, कुछ ममालिक की कम दिखाई जाती है. बाहर सूरत रूमी ने कहा कि इंसानियत से मोहब्बत करो. फिर उसके बाद वो एक स्टेप आगे जाता है. वो कहता है कि इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करो, लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स के साथ हमने क्या किया, आपने देखा कि DDT छिड़क कर हमने इंसेक्ट्स को ख़त्म किया, और बहुत सारी कैफियत मैं आपको गिना सकता हूँ. और नॉन लिविंग थिंग्स
یہ بادلوں سے، یہ پانی سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دریا کے ساتھ بھی بیٹھ کر وضو کرو تو پانی کم استعمال کرو. دس از 1400 years ago. Can you imagine? Today we are telling people کہ یار تم اپنی زمین سے محبت کرو، مٹی سے محبت کرو، جو کپاس اگائے گی، جو کھانے کی چیزیں اگائے گی. تم بادلوں سے محبت کرو، تم پانی سے محبت کرو. ڈونٹ ویسٹ اینی تھنگ. تو دس از ریمارکیبل کہ رومی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ لو دا لیونگ تھنگز ایز ویل ایز نان لیونگ تھنگز. تبھی دنیا بہتر ہوگی جب. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 50 سال کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ جی ہم نے محبت کرنی، ہم نے ان چیزوں کو تباہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد یقیناً اس کا کلوجر آتا ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، جس کی وجہ سے اللہ نے محبت میں کائنات بنائی. اور تیسرے پھر آخری پھر خدا سے محبت کرو. تو یہ محبتوں کی دنیا بنانی ہے. انفارمیشن، صحیح انفارمیشن کی دنیا بنانی ہے. دنیا ایک ہیجانی کیفیت میں ہے، غلط خبریں چلتی ہیں، غلط کیفیات چلتی ہیں. تو دنیا، محبتوں کی دنیا جب آپ بنائیں گے تو ہمیں ان لوگوں سے محبت کا اندازہ ہوگا جو انسان ہیں. ضروری نہیں کہ میرے ملک کے ہوں. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو اپیل ٹو دا پیپل ہو آر ہیئر فرام آؤٹ سائڈ اینڈ لکنگ ایٹ پاکستان، جو صرف اپنے ملک کے نہ ہوں. جس دن ہر انسان کی قیمت کا ہم کو اندازہ ہو گیا اور انٹرنیشنل پالیسیز یہ بن گئیں کہ ہر انسان کی ویلیو ایک سی ہے. یہ نہیں کہ میرے ملک کے انسان کی ویلیو زیادہ ہے اور دوسرے ملک کے انسان کی جانوروں سے بھی کم ہے. جب یہ ویلیوز بدلیں گی یا اس کی طرف پروگریس جائے گی، دین دیر ول بی اے ون پیسفل ورلڈ جس کے اندر ہم نہ یہ کیفیات آنے دیں گے، اور جب کیفیات آئے گی تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. سو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت شکریہ. صدر ڈاکٹر عارف الوی انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. واپس آتے ہیں اپنے مہمان اپنے موضوع کی طرف. آج ہم بات کر رہے تھے ٹینس کے ابھرتے کھلاڑی کی. ہم بات کر رہے تھے 13 سالہ امیر محمد مزاری کی. کس طریقے سے پاکستان میں اور انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے آئے ہیں، نام بناتے آئے ہیں، نام کماتے آئے ہیں، آگے آنے والے ایونٹس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کچھ ویژولز بھی آپ کو ہم نے دکھائے. واپس آتے ہیں امیر پر، اور ہم بات کر رہے تھے مختلف ایونٹس کی، اگلے آئندہ آنے والے وقتوں میں ایونٹس کی. اچھا امیر، ابھی آپ کھیل رہے ہو انڈر 14، 13 ایئرز اولڈ ماشاء اللہ. تو 1-1.5 سال ہی باقی ہے جس میں آپ اس کیٹیگری میں، پھر ذرا کیٹیگری بدل جائے گی. تو کیٹیگری بدلنے کا کوئی سٹریس بھی ہوتا ہے؟ نہیں، سٹریس نہیں، کوئی سٹریس نہیں ہوتا. مطلب کہ اٹس بیسکلی کیونکہ سیم پلیئرز ہیں وہی کیٹیگری میں، تو یو آل ول ایڈوانس ٹو دی نیکسٹ کیٹیگری. اور لیکن وہ کیٹیگری اس کیٹیگری سے زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ زیادہ لمبے میچز ہوں گے، زیادہ وہ کمپٹیشن ہوگا، وہ ٹریولنگ کرنا پڑے گا. اب اسٹریس تھوڑا نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا ہو جاتا ہے. اچھا امیر، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کو کرکٹ کا بڑا شوق ہوتا ہے، فٹ بال کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. آپ نے ٹینس کو چوز کیوں کیا، مطلب کیا سوچا؟ بیکاز آئی ڈونٹ فائنڈ کرکٹ اینڈ فٹ بال دیٹ انٹرسٹنگ. آئی تھنک ٹینس از لائک دس یونیک اسپورٹ. And I don't understand cricket and football at all. میں بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتی بالکل بھی. تو we are on same page. کلائی کی ساری گیم ہے، ایسا ہی ہے. اس کے لیے کیا جم جانا، پریکٹس کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جم، فٹنس. جم جاتے ہیں جی، فٹنس بھی کرنا ضروری ہے، ٹانگوں بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر تمہارے لیگز اینڈ ہینڈز وارمڈ اپ نہیں ہیں، ناٹ پریپیئرڈ، تو تم انجری اپنے آپ کو کر سکتے ہو. اینڈ سمجھیں کہ میں ٹانگوں کی پریکٹس نہیں کرتا، میں بس ان کو چھوڑ دیتا ہوں. تو اگر میں ایسے رف بھاگ رہا ہوں تو ایک دم سے کچھ ٹوسٹ ہو سکتا ہے، مسل ایسے ٹشو ایسے دھس ہو سکتا ہے، اور بس ٹینس کو بائے بائے بول سکتا ہے 6 مہینے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے کہ آپ ایسے بھاگنا دوڑنا نہیں کر سکتے. ہاں، کوئی ٹشو ڈیمیج ہونے کا مطلب ہے کہ ٹینس کو بائے بائے کرنا پڑے گا. جی، فار لانگ ٹائم. فور شور. آپ کو انجری ہوئی ہے کبھی؟ آپ کو؟ نہیں، مجھے کبھی انجری نہیں ہوئی ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے جی. بہت دعائیں آپ کے ساتھ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فالو کسے کرتے ہیں، کس ٹینس اسٹار کو فالو کرتے ہیں؟ انٹرنیشنلی میرے پاس 2 فیوریٹ پلیئرز ہیں، رافائل نڈال اینڈ ڈینیل میڈویڈیو. اور پاکستان میں سے میرے فیوریٹ پلیئرز ہیں اسام الحق قریشی، عقیل خان، مزمل خان، مدثر خان، شہیب خان، اور سب سارے ٹاپ کے بندے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں. بہت سارے میرے فیوریٹ پلیئرز ہیں. آپ ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھتے ہیں، ان کی ٹیکنیک سے سیکھتے ہیں؟
جی میں ان کے ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں ہائی لائٹس دیکھتا ہوں ٹینس کی, اور جو پاکستان میچز ہوتے ہیں وہ میں تو بائی وہ پرسن دیکھ لیتا ہوں, کیونکہ وہ تو میرے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں. ثانیہ مرزا کی کبھی ویڈیوز دیکھی؟ نہیں, میں وومنس کو فالو نہیں کرتا. فالو نہیں کرتے. لڑکیوں کو دیکھیں گے تو لڑکیوں کی طرح کھیلیں گے نا. مینز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. زبردست, یو آر ڈوئنگ ویری گڈ امین. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے, نئی چیمپئن شپ جیت کے آئیں گے, پھر ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. بیسٹ اور آئی ہوپ کہ ٹینس سے آپ کی اسٹڈیز متاثر بالکل نہیں ہوتی. نہیں, بلکہ زیادہ اچھا پڑھ پاتے ہو. جی میں اس سے زیادہ اچھا پڑھ پاتا ہوں, مجھے اچھے گریڈز ملتے ہیں ماشاءاللہ. ذرا فزیکلی فٹ ہے, مینٹلی ٹف ہے, تو پڑھائی میں بھی اچھے ہیں, مضبوطی کے ساتھ. فزیکلی ٹف, مینٹلی فٹ. الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امیر, ساتھ موجود تھے. آل دی بیسٹ فار دی نیکسٹ ایونٹس جو آنے والے وقتوں میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے جن میں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی طرف جس کے لیے آج ہم بڑا انتظار کر رہے تھے. آغاز میں ذکر بھی کیا تھا کہ ایک بجلی کا یونٹ اور اس میں آپ 200-220 کلومیٹر گاڑی چلا لیں, یہ کہ بھلا کیسے. پہلے دکھائیں ذرا یہ جی گاڑی. یہ گاڑی تھوڑی سی نا آڈ لک ہے اس کی, ٹائرز بڑے پتلے ہیں اس کے, بہت ہی لو ہے اس کی, زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے, زمین پہ لیٹی ہوئی گاڑی ہے یہ. تو ہم ذرا بات کریں گے اس ٹیم سے جس نے اس گاڑی کو ڈیزائن کی ہے, جس کمپٹیشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا. آج ہم اس کی بات بھی کریں گے, کتنا وقت لگا, کتنی کاسٹ آئی, اور سپیڈ کتنی ہوتی ہے, اور یہ جو ٹائر لگائے گئے بالکل سائیکل کے ٹائر یہ لگتے ہیں جس پر انہیں خاصی کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ یہ ٹائر چلائیں گے. یہ ہے جناب وہ گاڑی. ٹائروں کو چھوڑے وہ دیکھیں چلتی کتنی زیادہ, جیسے باقی گاڑیوں کو ہم کہتے ہیں نا فیول ایفیشینٹ, یہ یونٹ ایفیشینٹ ہے. ایک یونٹ میں 200 کلومیٹر, بہت لمبا فاصلہ ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ جو سائڈوں پہ ہے یہ میرا خیال ہے صرف دکھانے کے ٹائر ہے. نہیں یہی ٹائر ہے, یہی ٹائر ہے. یہ اتنے برے نہیں ہے, اتنی کیوٹ سی کار ہے, چھوٹی سی, ایسی انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے آپ. انڈر اسٹیمیٹ بالکل نہیں اچھا, کر رہے. جو سائڈوں سے نظر آ رہے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے اور یہ والے ڈیفرنٹ ہے نا. اور اس میں اس کو ایکو فرینڈلی کار کہا جا رہا ہے. اور اب ذرا اس کی مٹیریل پر بھی ذرا میں بات کریں, جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. اسی ٹیم کے 2 ممبرز ہمیں جوائن کریں, شیزا اسلام اور عبد المتین, اور اس کے بعد ہمیں ٹیم لیڈر بھی جوائن کریں گے. لیکن پہلے ہم طلحہ نے بھی جوائن کر لیا ہے, ٹیم انویژن کے لیڈر ہیں طلحہ. تینوں کو ویلکم ہم کرتے ہیں. شیزا آپ سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہر ٹیم ممبر کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, تو آپ کی اس پروجیکٹ میں کیا ذمہ داری تھی, اس پروجیکٹ کا آغاز کب ہوا, اور کیوں یہ گاڑی بنانے کا خیال آیا. گفتگو کا آغاز کریں گے. ہر ٹیم ممبر کی اپنی اپنی ذمہ داری. ایکچوئل میں الیکٹریکل ممبر ہوں اینڈ میں الیکٹریکل سائڈ سے کام کرتی ہوں. جو ہماری موٹر کنٹرولر, پی سی بیز بنانا اینڈ اس کو فیبریکیٹ کرانا, میرا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عبد المتین آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں؟ اس کی وجہ سے خاصی ہم معذرت چاہتے ہیں, تھوڑا سا ڈیلے آنے کی وجہ سے ذرا کچھ مسئلہ ہے. بٹ ہم جب بات کر رہے ہیں اس گاڑی کی جو کہ ایکو فرینڈلی ہے, فیول ایفیشینٹ ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں جو کمپٹیشن ہے اس میں اس ٹیم نے پارٹیسپیٹ کیا, تو ظاہر ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے چل کر ڈیٹیل سے بات بھی کر پائیں کہ کاسٹ کتنی آئی. اور جو اس سے پہلے انہوں نے گاڑی بنائی تھی, ہم نے ذکر بھی کیا تھا, کراچی ٹو حیدرآباد جسٹ 18 روپیز, تو یہ ابھی جو ایک یونٹ تقریباً 20-22-25 روپے کا, مختلف جگہ پر یونٹ کی کاسٹ ڈفرینٹ ہے. تو یار 200-220 کلومیٹر ایک یونٹ میں کیسے, جیسے بھی, لیکن میرے خیال میں یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے. بس ایسے دیکھیں, ٹائر چھوٹے ہیں, ہم ٹائر بڑے لگا لیں گے, لیکن اگر ایک یونٹ میں اتنا فاصلہ طے ہو رہا ہے. ایکو فرینڈلی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے اپنے ماحول کو بھی اب محفوظ بنانا ہے. گاڑیوں میں ظاہر ہے فیول ڈلتا ہے, فیول کی کاسٹ ایک علیحدہ ہوتی ہے, پھر اس کا جو ہمارے ماحول پہ امپیکٹ ہوتا ہے فیول جلنے کا, ایندھن جلنے کا, وہ الگ ہوتا ہے. تو جب ہم بجلی سے گاڑی چلانے کی بات کرتے ہیں, دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے, لیکن پاکستان بہت سی چیزوں میں خود کفیل ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اب اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جیسے یہ الیکٹرک کار ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں.
اور ہم جب اس کے حوالے سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گاڑی اور کچھ اس کے ظاہر ویژولز ایسے ہیں کہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم جا کے دیکھیں بھی کہ کیسے چلتی ہے, کتنی تیز یہ چلتی ہے. انویژن گروپ ہے اور انویژن کے لیڈر طلحہ, ان کی ٹیم ممبرز شہزا اسلام, عبد المتین, کوشش کرتے ہیں ان سے بات بھی کریں. کچھ تھوڑا سا اس میں ڈیلے آ رہا ہے. اور یہ جو کمپٹیشن ہے انڈونیشیا میں کمپٹیشن ہونا ہے جس میں اس گاڑی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو لیٹس سی یا تو پارٹیسپیٹ کرنا ہے یا تو ہو چکے, یا ہم ان سے ایگزیکٹلی پوچھیں گے بھی کہ کس طریقے سے اس گاڑی کی تیاری میں ان کی یونیورسٹی نے مدد کی ہے اور اس سے پہلے کس کس پروجیکٹ میں یہ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. یہ چھوٹی سی گاڑی ہے, بہت لیٹی ہوئی گاڑی, لیکن چلتی زبردست ہے. اور دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر کے کیسے یہ گاڑی جو ہے وہ آگے چل کر ہمیں, اگر ہم دیکھیں اس کی میس پروڈکشن وہ نظر آتی ہے. بالکل شعیب, یہاں پہ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے, اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں دونوں برادر ممالک کے درمیان کثیر الجہتی شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود سے شرم الشیخ میں کوپ 27 سمٹ کے موقع پر ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مزید بڑھانے کے پیش نظر دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا. انہوں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس امر کا اعادہ کیا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے برادرانہ روابط کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے, جن کی جڑیں مشترکہ عقیدے, ثقافت, اقدار اور باہمی حمایت کی لازوال روایت میں گہری ہیں. پاکستان کے عوام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بہت احترام کرتے ہیں اور سعودی عرب کے عوام سے بہت پیار کرتے ہیں. وزیر اعظم نے مملکت میں کام کرنے والے 20 لاکھ پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب کی مہمان نوازی اور سعودی عرب کی طرف سے جو تعاون ملتا ہے اس کو بہت زیادہ سراہا, جو تعاون دونوں برادر ممالک کی ترقی, خوشحالی اور اقتصادی پیش رفت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ریاض میں اپنی حالیہ ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم اور ولی عہد نے بڑھتے ہوئے اعلیٰ سطح کے روابط پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان کثیر جہتی شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا. ولی عہد کے پاکستان کے آئندہ دورے کے منتظر وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اعتماد ہے کہ یہ دورہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوگا. یہ اہم خبر تھی جس سے آپ کو ہم نے آگاہ کیا اس ملاقات سے متعلق. واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. ٹیم انویژن کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے. بات کریں اس گاڑی کی جو کہ ایک یونٹ میں 200 سے 220 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے. ٹیم لیڈر ہے طلحہ, ان کے ساتھ ٹیم ممبرز ہیں شہزا اور عبد المتین. عبد المتین, اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو میں چاہوں گا احاطہ کیجیے گا اس پورے سفر کا. کب یہ سوچا گیا, کتنے ٹیم ممبرز پر مشتمل آپ کی ٹیم, کتنی کاسٹ آئی, کیا میٹیریل لگا, یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2009 میں نیکسٹ PNEC کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو اسٹڈی کر رہے ہیں اپنی, اس کو ایک ٹیکنیکل نالج کے اندر کنورٹ کروں تاکہ جو ہماری نالج ہے وہ کہیں اور انڈسٹری میں جانے کی بجائے پہلے یہاں پہ بھی لگے. تو اس لیے انہوں نے ایک بیس رکھی جس کے اندر انہوں نے 2 ٹائپس کی کار کا انوینٹ کیا کہ جو کہ پروٹوٹائپ تھی اور ایک اربن تھی. پروٹوٹائپ ہماری الیکٹرک کار ہے جو کہ شیلیکو میراتھن کے اندر ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں, اور وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ کم فیول یا کم فیول لے اور زیادہ مائلیج کور کرے. تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے الیکٹرک کار, اور اس کی ہمارے پاس مائلیج ہر ایئر ہم لوگ امپروو کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ جتنی زیادہ مائلیج اس کی امپروو ہوگی اتنا ہی زیادہ ہم لوگوں کے لیے کمپٹیشن ون کرنا ایزی ہوگا. اور اس ٹائم پہ ہماری اس کی جو مائلیج آ رہی ہے وہ 200 کلومیٹر پر کلو واٹ آ رہی ہے. مطلب یہ ایک بجلی کے یونٹ کے اندر اتنا 200 کلومیٹر پر کلو واٹ آور چل سکتی ہے. اور دوسرا ہماری انجن بیس کار ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ اس کی فیول ایفیشنسی کے اوپر کام کرتے ہیں اور فیول ریشو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس کی مائلیج
زیادہ آتی ہے، اور اس ٹائم پہ ہماری جو فیول بیس کار ہے اس کی مائلیج 80 کلومیٹر آ رہی ہے پر لیٹر میں. اس کی جو شیپ کی بات ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ شیل ایکو میراتھن کے آفیشیل رولز آتے ہیں جو ہم لوگ کو پراپرلی فالو کرنے ہوتے ہیں. اگر ہم لوگ وہ پراپرلی فالو نہیں کریں گے تو ہم لوگ ٹیکنیکل انسپیکشن ہی کلیئر نہیں کر پائیں گے اور ایونٹ سے ہی باہر ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ زیادہ مائلیج کور کرنے کے لیے اس کے اوپر ایرو ڈائنامکس اور CFD اور پراپرلی اس کی سیمولیشن پہلے کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کمپٹیشن کے اندر پارٹ لیتے ہیں. صحیح. اچھا طلحہ، آپ تھوڑا سا بتا دیں اس بارے میں اگر کہ جب یہ گاڑی تیار ہو رہی تھی کیا اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ اس سے پہلے کس ملک میں الیکٹرک کار موجود ہے اور کتنی مائلیج دیتی ہے اور کمپیریٹیولی کس طرح کی کار ڈیزائن کرنی ہے اور اس کی مائلیج کتنی ہونی چاہیے؟ ہماری ٹیم جو ہے 2009 سے ٹیم انویژن کام کر رہی ہے. تو 2009 سے ہم ڈفرینٹ گاڑیاں بناتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیزائنس پہ کام کرتے ہیں اور 2009 سے ہی ہم جو کمپٹیشن میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بیسیکلی ہم جو گاڑی بناتے ہیں وہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. شیل ایکو میراتھن کمپٹیشن ہوتا ہے جو ایشیا میں ہوتا ہے، جہاں پر آل اوور دا فرام ایشیا اینڈ پیسیفک ریجن سے ٹیمس آتی ہیں اور وہاں پر کمپیٹ کرتی ہیں. تو وہاں پر جب ہم جاتے ہیں وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پھر ہماری وہاں پر ٹریک پہ مائلیج ریکارڈ ہوتی ہے. تو ٹریک پہ جتنی مائلیج ریکارڈ ہوتی ہے پھر ہم اس کی امپرومنٹ کی طرف جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ٹیمز جو آ رہی ہیں آل اوور دا ایشیا ریجن فرام انڈیا، انڈونیشیا، ملیشیا، ہم ان کی مائلیج دیکھتے ہیں، ان کے ڈیزائنس کو جا کے وٹنس کرتے ہیں کہ ان کے کیا ڈیزائنس ہیں، ان کی کیا مائلیج ہے، پھر اس کی بیس پہ ہم اپنی بھی ڈیزائن امپروو کرتے ہیں. تو لاسٹ ایئر جو ہماری مختلف آئٹریشن ہوتی ہے، مختلف 2009 سے ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر ہماری جو شیل ایکو میراتھن پاکستان ہوا تھا اس میں ہماری پریویس ڈیزائن تھا. یہ جو گاڑی ہے اس وقت یہ ہماری ایک نئی گاڑی ہے، ہم نئے ڈیزائنس کے ساتھ ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. لاسٹ ایئر ہماری گاڑی کی جو مائلیج آئی تھی وہ آئی تھی 125 کلومیٹر پر کلو واٹ آور. وہ شیل ایکو میراتھن کے ٹریک پہ آئی تھی، شیل ایکو میراتھن پاکستان کے ٹریک پہ آئی تھی، جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم کراچی سے حیدرآباد 1 یونٹ آف الیکٹریسٹی میں جا سکتے ہیں. تو اس گاڑی کو ہم نے اور مزید بہتر ڈیزائن کے ساتھ، بہتر اس کے ڈیزائنس کے ساتھ لانچ کیا ہے، جو اس کی ہم نے ابھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. آبویسلی اس نے ابھی تک کوئی اتھینٹیکیٹڈ ٹریک پہ ابھی تک کمپیٹ نہیں کیا اس گاڑی نے، لیکن جو ہماری ٹیسٹنگ کے دوران اس میں مائلیج ہماری آ رہی ہے دیٹ از اراؤنڈ 200 کلومیٹر پر کلو واٹ آور. اٹس مین کہ یہ 1 یونٹ آف الیکٹریسٹی میں اپروکسیمیٹلی 200 کلومیٹر کور کر سکتی ہے. اچھا طلحہ، ایک بات اور بھی جاننا چاہتے ہیں، ڈریگ کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس گاڑی کی میں ڈیٹیلز پڑھا تھا وچ از جسٹ 0.21. تو یہ ڈریگ کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا اس کی کاسٹ پر ضرور بتائیے گا، کون کون سا مٹیریل یوز ہوا، کاسٹ کتنی آئی، ٹائم کتنا لگا؟ یہ ڈریگ کوفیشنٹ جو ہوتا ہے یہ اس کی اگر ٹیکنیکل ایک ہوتی ہے اس میں کہ ایروڈائنمک ہوتی ہے گاڑی کی، کہ گاڑی کی جو مختلف ڈیزائنس پہ کام کیا جاتا ہے، ایفیشنسی پہ کام کیا جاتا ہے، اس کی مختلف پیرامیٹرس ہوتے ہیں جن پہ کام کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس ویٹ آ جاتا ہے، ایروڈائنمک گاڑی کی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم جائیں تو الیکٹریکل سائڈ پہ جائیں تو موٹر کی کنٹرولر وغیرہ کی اس میں ہم ایفیشنسی پہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف پیرامیٹرس ہوتے ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. ڈریگ کوفیشنٹ ایروڈائنمک کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ اس کا ڈریگ کوفیشنٹ ہم کور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ہو. تو یہ ہمارا 0.21 یہ جو ہم اس کا ہے ڈریگ کوفیشنٹ ہے. اس کے بعد ہم اس کا ویٹ ریڈکشن پہ کام کرتے ہیں. ویٹ ریڈکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم مٹیریل اس طرح یوز کرتے ہیں، اس کے ہم آپٹیمائزیشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کم سے کم مٹیریل یوز کر سکیں تاکہ ہمارا ویٹ کم ہو، کیونکہ آبویسلی جتنا ویٹ کم ہوگا اتنی زیادہ ایفیشنسی آئے گی. اس کی ہماری اسٹرکچر بنی ہوئی ہے، بیسیکلی وہ بنی ہوئی ہے ہماری مائلڈ اسٹیل کی بنی ہوئی ہے. مائلڈ اسٹیل ایک مٹیریل ہوتا ہے جس پہ ہماری اس کی پوری اسٹرکچر، اس کی چیسی جو ہوتی ہے وہ ہماری مائلڈ اسٹیل کی بنی. اس کے بعد اس کا جو باڈی ہے وہ ہماری بنی ہوئی گلاس فائبر ہے. گلاس فائبر اٹس اے کمپوزٹ مٹیریل اور یہ لائٹ ویٹ مٹیریلس ہوتے ہیں. تو ہم نے گلاس فائبر کا مٹیریل یوز کیا ہے. اوبویسلی کاسٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. ایز این اسٹوڈنٹ ٹیم ہمیں کاسٹ اور فائنینس سے ریلیٹڈ کافی ایشوز آتے ہیں، ہم نے کاسٹ کو ضرور ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو کاسٹ جو اس کی ٹوٹل کاسٹ ہے وہ اراؤنڈ پوری گاڑی کی تقریباً 5 to 6 لاکھ ہوتی ہے. کہ اگر ہم پورے اسکریچ سے اس گاڑی کو بنائیں تو 5 to 6 لاکھ صرف گاڑی کی آپریٹنگ، یہ گاڑی کی مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے کہ پوری مینوفیکچرنگ کے دوران ہمیں کتنی کاسٹ. اس کے علاوہ اس کے مختلف دوسرے کاسٹ ہوتی ہے جس میں ہماری ٹریولنگ ہے، جس میں ہماری شپنگ ہے، اور ہمارے آپریشن کے ہے، مارکیٹنگ ہے، کمیونیکیشن ہے، اور پوری ٹیم کے ڈفرینٹ فائنینس ہوتے ہیں. لیکن صرف گاڑی کی اگر کاسٹ کی بات کروں تو وہ اراؤنڈ 5 to 6 لاکھ ہوتی ہے.
अच्छा चलें तलहा, ये तो आपने बता दिया कि इस पे कॉस्ट आती है। ज़रा डिज़ाइन पे बात कर लेते हैं। शिजा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम गाड़ी के डिज़ाइन को देखते हैं, उसके वेट को, कुछ रूल्स को भी आपने फॉलो करना होता है, तो ये छोटी सी कार लगता है कि ये भाग तो सकती है लेकिन अकेली इसमें बंदा नहीं बैठ सकता। तो इस कार को ह्यूज डिज़ाइन जो एक नॉर्मल गाड़ी का होता है उस डिज़ाइन तक की शेप में लाने के लिए, ताकि उसमें ट्रैवल भी किया जा सके, उसमें कितना फासला होता है, कितना वक्त दरकार होता है, और इस डिज़ाइन को प्रूव होने के बाद आप उस कार पे कितना जल्दी काम कर सकते हैं? बेसिकली हमारा जो कंपटीशन होता है वो अकॉर्डिंग उस पर हमारे एक रूल बुक मिलती है एंड उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। फ़िलहाल तो हमने एक पर्सन के बैठने के लिए कार बनाई है, बिकॉज़ ये एक प्रोटोटाइप है एंड ये अभी हमने इसको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं अप्लाई किया, लेकिन हमारे जो एम है कि इंशाल्लाह हम इसको कर सकते हैं आगे के प्रैक्टिकल यूज़ में हम इसको यूज़ ला सकते हैं। एंड इसकी और शेप बेसिकली इसलिए होती है कि हमारी एरोडायनामिक्स होती है कि ड्रैग कोएफिशिएंट एंड इसकी एयर रेजिस्टेंस को ये कवर कर सके, और हमें इसकी एफिशिएंसी, बिकॉज हमारा जो मेन एम है वो हमारी एफिशिएंसी होती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी आए। तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इसकी और शेप्स होती हैं, ये लाइट वेट होती है। एंड फ़िलहाल ये हम एक पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे इसको प्रैक्टिकल यूज़ में भी लाएंगे। ठीक है अब्दुल मतीन, इससे पहले आप लोग कई बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, और कम्युनिकेशन अवार्ड्स आप लोगों ने अपने नाम किया। एक तो मुझे ये बताएं कि कब कब किस किस प्रोजेक्ट के साथ आप लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं ये नेक्स्ट ईयर जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट आपने करना है उसके लिए क्या कैटेगरी होती है, और उसके लिए आपने और क्या तैयारी की है, आपने कितना स्टडी किया, कौन सी और टीम्स आ रही हैं, वो किस तरह से काम करते चली आ रही हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं? बेसिकली हमारा जो कंपटीशन होता है वो शैलिको मैराथन एशिया होता है, जो कि 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट के अंदर आपकी टीम की रजिस्ट्रेशन होती है और कैटेगरी वाइज होती है। लाइक हमारे पास जो हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं 2 तरह की कार्स होती हैं, एक प्रोटोटाइप होती है और एक अर्बन व्हीकल होती है। इनकी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर से हम लोग 2 कैटेगरीज के अंदर पार्ट लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा जो स्टेज 2 होता है उसके अंदर हमारी टेक्निकल सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी होती हैं कि आपकी गाड़ी की डायमेंशंस कितनी होंगी, डायमेंशंस के बाद आपका इनोवेशन आइडिया क्या है। इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं वो आप किस अवार्ड की कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। ये इनके 7 to 8 अवार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर से हम लोगों के पास मैक्सिमम 2 ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग कौन से 2 अवार्ड्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लोग कम्युनिकेशन अवार्ड और इनोवेशन अवार्ड के अंदर अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कम्युनिकेशन अवार्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं, और वहाँ पे अपनी जो इनका PR ड्राइव होता है, मतलब कि इनका एक वो गोल होता है जिसके अंदर ये अपना एम बताते हैं कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम लोग वो वहाँ पे जाके उनको बताते हैं कि इको फ्रेंडली कार का मकसद क्या है, आ रही क्या है, क्यों आ रही हैं, ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे जाके बताते हैं। और इनका जो मेन पर्पस होता है इवेंट का वो होता है इको फ्रेंडली, कि आपको इको फ्रेंडली का जो पर्पस होता है वो मोटिवेट करना होता है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या कैंपेन चला रहे हैं, वो हम लोग करते हैं। जिसकी बेसिस पे हम लोग इस टाइम पे पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जो 3 दफ़ा कम्युनिकेशन अवार्ड शैलिको मैराथन एशिया के अंदर जीत चुके हैं, और 2 दफ़ा हम लोग टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड जीत चुके हैं इन प्रीवियस। और रिसेंटली हम लोग जो कम्युनिकेशन अवार्ड है वो विन कर चुके हैं, पीछे ये जो अभी कंपटीशन हुआ था। और अभी नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन फेज़ के अंदर हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर इसके बाद हमें अप्रूवल आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फेज़ क्लियर हो गया है, और इसके बाद आपको आगे टेक्निकल इंस्पेक्शन स्टेज के लिए क्वालिफाई किया, और जब वो अगर क्वालिफाई कर लें तो तब इसके बाद हम लोग 3rd स्टेज के लिए जाते हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी की पूरी पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होती है, और फिर वो बॉडी ट्रैक के ऊपर उतर के अपनी माइलेज रिकॉर्ड करवाती है।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. آپ تینوں میں موجود تھے. آل دا بیسٹ فار دا کمپٹیشن یو گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان. لیکن کتنی اچھی سی بات ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ایسے پروجیکٹس پر کام کرتا دیکھتے ہیں جو کہ نہ صرف انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے ابھی وہ ایک پروٹوٹائپ ہے, بٹ ایسے کسی بھی چیز کی تیاری کرنا, اس میں اپنی سکلز نظر آتے ہیں. پھر آگے آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کیسے ان سکلز کو ہم کسی کمرشل پرپز کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ سے اللہ حافظ کریں جاتے تھے, خبر ہے کیا؟ خبر یہ ہے جناب, دو خبریں ہیں چھوٹی چھوٹی, کوئکلی بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آج چاند گرہن ہوگا 1:02 پہ پاکستان میں دیکھا جا سکے گا, اور دن کے وقت چاند گرہن ویسے دیکھنے کا اپنا ہی ایک نظارہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے گلاسز کے بغیر بالکل نہیں دیکھنا. ڈائریکٹ دیکھنے سے آپ کی آئی سائٹ متاثر ہو سکتی ہے, اور دنیا کے باقی حصوں میں تو اس کو آئی ڈونٹ نو کس ٹائم پہ یہ نظر آئے گا, لیکن پاکستان میں اس کا ٹائم ہے 1:02. اور دوسری کیا ہے اس پر جانے سے پہلے چونکہ جو ایک ونڈو ہے بڑی اسمال سی ہے جس میں آپ اسے دیکھ پائیں گے, جو جب چاند نکلے گا وہ ہمیں گرہن شدہ ہی نظر آئے گا. 45 منٹس تک ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں. اور دوسری خبر, ویسے تو کل ہے بڑا میچ, بڑا مارکا, لیکن آج سے نا دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور وہ قدرت کا نظام والی میمز بننے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو جناب ICC T20 ورلڈ کپ پہلا سیمی فائنل پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا, اور اس کا جو دوسرا سیمی فائنل ہے وہ ہے جناب جمعرات کو ایڈلیڈ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان. لیٹس سی دونوں سیمی فائنلز میں کون کون جیتتا ہے. بھائی ہماری دعائیں بہت پاورفل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اینی ویز ملاقات کریں کل, بہت سا خیال رکھیں, دعاؤں میں ہمیں بھی اور پاکستان ٹیم کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.